तो कहानी की शुरुआत में जेस्पर नाम की लड़की को दिखाते हैं जिसने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है। जहां पर वो पहले पढ़ा करती थी ना, वहां कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और अब वो इस नए स्कूल में पढ़ने के लिए आ गई है ताकि यहीं से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर पाए। स्कूल तो काफी बड़ा और अमीरों वाला लगता है दोस्तों। जेस्पर को जितने भी स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं वो सभी अच्छे घराने से लगते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ने को कम, मस्ती करने के लिए ज्यादा यहाँ पर आते हैं। जिन्हें भी देखो बस वो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ चिपके होते हैं। जेस्पर भी इस बात पर उतना ध्यान नहीं देती कि मुझे क्या लेना देना, वैसे भी मैं तो पढ़ने के लिए आई हुई हूँ। इसके बाद वो काउंटर पर जाकर अपनी क्लास के बारे में पूछती है कि क्लास कहाँ पर है मेरी। तो काउंटर के स्टूडेंट्स उसका एडमिशन कार्ड देखकर मुंह बनाते हैं कि तुम्हारी क्लास तो सेक्शन ई है। अब जेस्पर की समझ नहीं आता कि सेक्शन ई सुनकर इनका ये मुंह क्यों बन रहा है। सब ठीक तो होगा ना, वहाँ पर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह के सवाल उसके मन में आते हैं। लेकिन जब वो सेक्शन ई में आती है तो उसे पता चल जाता है कि आखिर उन स्टूडेंट्स ने क्लास का नाम सुनकर मुंह क्यों बनाया था। क्योंकि ये सेक्शन क्लास कम और कचरे का ढेर ज्यादा लगता है। हर तरफ सामान फैला हुआ होता है। वहाँ उसको कुछ लड़के भी दिखाई देते हैं। वो उनसे कहती है कि आप लोग बता सकते हो कि क्लासरूम नंबर 503 किधर है। ये सुनकर उन लड़कों में से कीफर नाम का लड़का, जो कि लॉलीपॉप खा रहा होता है, और कहता है क्लासरूम नंबर 503 यहाँ पर नहीं है, जाओ दूसरे सेक्शन में ढूंढो। ये सुनकर जेस्पर को बड़ा गुस्सा आता है कि जब मैंने काउंटर पर पूछा तो वो तो कह रहे थे कि ये है, और अब ये कह रहा है कि सेक्शन यहाँ पर नहीं है। लेकिन वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है दोस्तों, क्योंकि पहला ही दिन है, वो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती। तो अब जेस्पर वहाँ से सेक्शन सी में आ जाती है, जहाँ बाकी स्टूडेंट्स जेस्पर को बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं कि मानो कोई भूत देख लिया हो उन्होंने। क्लास की मॉनिटर रकी जेस्पर से कहती है, क्या सच में तुम्हारा यही सेक्शन है? क्योंकि हमें तो नहीं बताया गया कि कोई नया बच्चा आने वाला है। तो वो जेस्पर का एडमिशन फॉर्म देखकर कहती है, अरे तुम्हारा तो सेक्शन ही है, यहाँ क्या कर रही हो? अब जेस्पर का दिमाग घूम जाता है कि उस लॉलीपॉप वाले लड़के ने मुझसे झूठ कहा, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। वो भागकर सेक्शन ई में आ जाती है, जहां वो क्लास के लिए लेट भी हो चुकी थी, पर टीचर पहली बार के लिए उसको माफ कर देते हैं और सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि देखो ये क्लास की नई बच्ची है, कुछ सवाल करना चाहता है कोई तो कर सकता है। ये सुनकर क्लास का मॉनिटर, जो कि कीफर ही है, वो अजीब तरह के सवाल जेस्पर से पूछकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे क्या था, पूरी क्लास हंसती है। पहले दिन जेस्पर की बेइज्जती हो जाती है दोस्तों, लेकिन वो दोबारा से अपना गुस्सा शांत कर लेती है। लेकिन उसको एक चीज बड़ी अजीब भी लगती है कि इस क्लास के अंदर उसके अलावा कोई दूसरी लड़की है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि असल में दोस्तों कोई भी लड़की का एडमिशन जब सेक्शन ई में होता है ना, तो कीफर और उसके दोस्त मिलकर उस लड़की को इतना परेशान करते हैं कि वो लड़की या तो क्लास छोड़कर भाग जाती है या फिर स्कूल से ही चली जाती है। जेस्पर इस बात से बिल्कुल अनजान है कि आगे उसके साथ पता नहीं क्या क्या होने वाला है, जिसकी शुरुआत तो आज ही हो गई है, क्योंकि पीछे से कीफर और उसके दोस्त कचरा फेंककर जेस्पर को मारना शुरू कर देते हैं। जेस्पर के कई बार मना करने पर भी वो नहीं सुनते। टीचर्स भी बच्चों को बोल नहीं सकते थे, क्योंकि कीफर और उसके दोस्त काफी बदमाश हैं। कुछ कहने पर वो टीचर्स को भी नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए टीचर्स तो उनको समझाना ही छोड़ देते हैं। अब लंच टाइम होने पर जेस्पर कैफेटेरिया में आती है, लेकिन वहां पर आने के बाद बाकी सेक्शन की लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती है कि देखो देखो इस लड़की को देखो, सेक्शन ई में है ये, शक्ल भी ऐसी कि कोई लड़का इसको भाव तक नहीं देगा, कितना पुराना स्टाइल है इसका, 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकने वाली वहां पर। लेकिन जेस्पर सभी की बातों को इग्नोर करके वहां से अपनी क्लास में आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो लंच कर पाती, क्लास के सारे लड़के उसका खाना लेकर भाग जाते हैं। उन्हीं में फ्लिक्स नाम का लड़का भी शामिल होता है, जो जेस्पर से कहता है कि तुम्हें अब से पता तो चल ही गया होगा कि तुम यहाँ खाना नहीं खा सकती, क्योंकि पता है क्या, सेक्शन ए के लड़कों को कैफेटेरिया में जाना मना है, इसीलिए हमें जिसका खाना मिलता है उसी का छीन कर खा लेते हैं। बेचारी जेस्पर के पास चिप्स का पैकेट था, फ्लेक्स उस पैकेट को भी लेकर भाग जाता है। जेस्पर सोच में पड़ जाती है, ये स्कूल है या फिर मेंटल हॉस्पिटल? कैसे लड़के रहते हैं यहाँ पर, बताओ कैसे होगा गुजारा? अब अगले लेक्चर के लिए जैसे टीचर क्लास में आती है तो गंदी क्लास को देखकर कहती है, 10 मिनट में क्लास साफ करो, अगर नहीं हुआ तो आज किसी को भी घर नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर टीचर तो चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही सारे लड़के भी क्लास से भागकर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं और कीफर जेस्पर से कहता है कि बेस्ट ऑफ लक, 10 मिनट्स में क्लास साफ कर देना पूरी तरह। और अब जेस्पर के गुस्से का ठिकाना नहीं होता कि सबका काम इन लोगों ने अकेले मुझ पर डाल दिया, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी, इसीलिए वो क्लास की सफाई करने में लग जाती है। सफाई करते करते उसको लॉकर दिखाई देता है, जिनमें तो सभी लड़कियों के नाम होते हैं, पर एक पर एला नाम की लड़की का नाम लिखा होता है। वो जैसे उसको खोलने वाली होती है तो कीफर आकर कहता है कि ओ, जितना कहा गया है उतना ही करो, दूसरे काम में ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ, और किससे परमिशन लेकर तुम्हें लॉकर खोलने वाली थी? तो जेस्पर भी कहती है, अरे ऐसे क्या छुपा के रखा हुआ है जो खोलने नहीं दे रहे? पर कीफर दोबारा से उसको डांटते हुए कहता है कि अपने काम से काम रखो। तभी बाकी स्टूडेंट्स बाहर से दोनों को देखकर कहते हैं कि अरे लड़ना बंद करो, लड़ते हुए बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह नजर आ रहे हो। ये सुनकर दोनों साइड हो जाते हैं। इसके बाद तो कीफर जेस्पर को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और क्लास के बाहर निकल जाता है, ताकि जल्दी से जेस्पर सफाई का काम कर दे। फिर रात को दोस्तों जेस्पर अपने घर पर आती है, जहाँ वो अपनी आंटी के साथ रहती। आंटी उससे पूछती भी है कि बेटा कैसा रहा पहला दिन,
पर जैस्पर ये नहीं बताती कि आज तो खूब बेइज्जती हुई उसकी, बस इतना कह देती है हाँ ठीक ही था। इसके बाद अगले दिन जैस्पर सभी से छुपकर क्लास में लंच कर रही होती है, लेकिन तभी कीफर वहां पर आ जाता है जो जैस्पर के खाने में से खुद भी खा लेता है। अब उसको ऐसा खाता हुआ देखकर जैस्पर सोचने लगती है कि जब इसका मुंह बंद रहता है तो कितना शरीफ लगता है ये, लेकिन जब कुछ बोलता है तो आग उगलता है। कीफर मस्त खाने के बाद बिना थैंक यू बोले ही निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद जैस्पर को एक लिस्ट थमाते हुए कहता है कि सुनो, डेली कैफेटेरिया से यह सारा खाना अपने पैसे से हमारे लिए लेकर आओगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हम लड़के कैफेटेरिया में नहीं जा सकते। जैस्पर कहती है मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ, जो बोलोगे और कर लूंगी मैं, जाओ नहीं करती। तो कीफर कहता है मुझे मना करके तुम ठीक नहीं कर रही हो, अगर इस स्कूल में रहना है तो मेरी बात माननी होगी, वरना ये 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुम्हें बाहर निकालने में। बेचारी जैस्पर थोड़ा डर जाती कि पता नहीं क्या होगा। अगले सीन में यूरी नाम का एक लड़का सेक्शन ई में आता है जो कि कीफर का सबसे अच्छा दोस्त है। वो ढेर सारा खाना वगैरह लेकर आया होता है। सारे सेक्शन ई के लड़के चूहे की तरह टूट पड़ते हैं उसके खाने पर, लेकिन जब यूरी जैस्पर को देखता है तो उसका मूड खराब हो जाता है कि एक लड़की हमारे सेक्शन में क्या कर रही है। वो कीफर के पास आकर कहता है कि अरे तुमने उस लड़की को रुकने क्यों दिया, भगाओ इसको यहाँ से, तुम्हें पता है ना पहले भी एक लड़की हमारे सेक्शन में आई थी, कितनी परेशानी होती है हमें। तो कीफर कहता है कि यार अच्छे से बुली कर लिया, लेकिन ठीक है जा ही नहीं रही, पर तू चिंता मत कर, थोड़ा और बुली करूंगा तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। वेल दोस्तों, अगले सीन में जैस्पर की मुलाकात सिन नाम के लड़के से होती है। वो भी सेक्शन ए का ही स्टूडेंट है। वो जैस्पर को देखकर कहता है कि स्कूल जा रही हो क्या, चलो साथ में चलते हैं। जैस्पर मान जाती है। तब वो सिन से कहती है क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर सेक्शन ए के लड़कों को कैफेटेरिया में जाना अलाउड क्यों नहीं है। जिस पर सिन कहता है कि एक बार कीफर की गर्लफ्रेंड एला कैफेटेरिया में दूसरे लड़के के साथ क्लोज हो रही थी, तो गुस्से में कीफर ने पूरा कैफेटेरिया ही तोड़ दिया। उसके बाद क्या होना था, पूरे सेक्शन ए को मना कर दिया वहां जाने के लिए, बैन कर दिया बिल्कुल। ये सुनकर जैस्पर हैरान रह जाती है कि अच्छा ऐसा था क्या। अब कुछ देर के बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, सभी अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैस्पर बेंच से उठ ही नहीं पाती क्योंकि कीफर ने बेंच पर ग्लू लगा दिया था जिस पर जैस्पर की स्कर्ट चिपक गई थी। ये देखकर जैस्पर को बड़ा गुस्सा आता है कि कैसे बच्चे हैं यार। वो जैसे जबरदस्ती उठती है दोस्तों, उसकी स्कर्ट फट जाती है। तो सिन तब उसको अपना जैकेट दे देता है जिसको पहनकर जैस्पर पूरे स्कूल में कीफर को ढूंढने लग जाती है कि कहाँ है वो, जो उसे बाकी दोस्तों के साथ मिल भी जाता है। उसको देखते पहले तो वो उसके मुंह पे जैकेट फेंक कर मारती और कहती है बस बहुत हो गया, तुमने अपनी सारी हदें पार कर ली, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। फिर वो कीफर को मिडिल फिंगर दिखाकर गुस्से में चले जाती है। दोस्तों आगे जैस्पर सिन के साथ घर पर आती है जहां वो उसका थैंक यू भी करती है जैकेट देने के लिए। सिन बिल्कुल अच्छी तरह बर्ताव करता है जैस्पर के साथ, इसीलिए जैस्पर को भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैस्पर अपने घर जाती है तभी वहां पर कुछ बदमाश पहुंच जाते हैं जो सिन से लड़ने के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि सिन और उनकी पुरानी दुश्मनी थी। वो लोग जैस्पर का भी मजाक उड़ाते हैं कि तेरी पिटाई करने के बाद तेरी दोस्त जैस्पर को भी नहीं छोड़ेंगे हम। ये सुनकर सिन को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही वो उनसे लड़ने भी लगता है। इधर जैस्पर जब घर पर होती है तो वहाँ उसके कजन भी होते हैं, जिनमें से एक का नाम एरिस है जो कि उसी के स्कूल में पढ़ता है, और दूसरा एरिस का बड़ा भाई एंजेलो। एंजेलो एरिस से कहता है कि कल से तुम जैस्पर के साथ ही स्कूल जाना, एक ही तो स्कूल जाते हो तो आसानी हो जाएगी दोनों को साथ में जाने में। अब क्या है ना, एरिस ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन बड़े भाई के डर की वजह से वो मान जाता है। अब स्कूल आने के बाद कीफर फिर से खाने की लिस्ट जैस्पर के हाथ में थमा देता है ताकि वो कैफेटेरिया से खाना लेकर आ पाए, और हाँ लेकिन इस बार वो खाने के लिए पैसे भी देता है। ये देखकर जैस्पर मना भी नहीं करती क्योंकि कम से कम पैसे तो दे रहा है कैफर। तो वो ढेर सारा खाना लेकर सेक्शन ई की ओर जा रही होती है। रास्ते में उसको एरिस और एला भी दिखाई देते हैं जो दोनों रिलेशनशिप में भी है, और एरिस की वजह से ही कीफर एला से नफरत करता है कि एला ने आखिर एरिस के लिए उसको कैसे छोड़ दिया। पर जैस्पर इस बात से अनजान है कि ये एला ही कीफर की गर्लफ्रेंड थी। तो जैस्पर वहां से खाना लेकर क्लासरूम में आ जाती है। सभी उस खाने पर टूट पड़ते हैं बिल्कुल, लेकिन यूरी वहां से चला जाता है क्योंकि उसे जैस्पर के साथ खाना ही नहीं खाना था। कुछ देर के बाद क्लास में टीचर सारे बच्चों का नाम लेकर उनसे कुछ सवाल कर रही होती है, और जब वो जैस्पर को जैस्पर फर्नांडिस कहते हैं तो पूरे सेक्शन ए के लड़कों का दिमाग घूम जाता है कि एरिस का सरनेम भी फर्नांडिस है, मतलब ये एरिस के ही रिश्तेदार है। ये जानकर सारे लोग जैस्पर को इग्नोर करके चले जाते हैं। जैस्पर हैरान कि अचानक से इन लोगों को क्या हो गया, ऐसे क्यों भाग गई है। वो उन्हें खाने को चॉकलेट्स भी देती है, लेकिन कोई भी जैस्पर की ओर देखता ही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने उसे बुली तक करना बंद कर दिया था। जैस्पर घर आकर एरिस से सेक्शन ए के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ उनका कुछ मैटर हुआ है। तब एरिस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें सेक्शन ए वालों के साथ घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं है, जितना दूरी बनाए रखोगी उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। अब कीफर और बाकी सारे स्टूडेंट्स मिलकर जैस्पर के बारे में जानकारी निकाल रहे होते हैं कि कहीं एरिस ने जासूस बनाकर जैस्पर को सेक्शन ए में तो नहीं भेजा ताकि वो हमारे ऊपर नजर रख पाए, हमें इसका पता लगाना ही होगा। जिसके बाद फिर से क्लास के स्टूडेंट्स को क्लास साफ करने का काम दिया जाता है, इसीलिए सभी दोबारा जैस्पर को अकेला छोड़कर दरवाजा बंद कर देते हैं। जैस्पर कहती है देखो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं सफाई करूं तो पहले मुझे इग्नोर करना बंद कर दो और बताओ कि मैंने किया क्या है।
ये सुनकर कीफर दूसरी क्लास का भी कचरा उठाकर क्लासरूम में डाल देता है और जैस्पर से कहता है कि बुली होने का शौक है ना, चलो अब साफ करो। जैस्पर गुस्से में वो सारा कचरा उठाकर कीफर के मुंह पे फेंकते हुए कहती है, मैंने इग्नोर करने से मना किया था, लेकिन तुम तो बुली करने पे दोबारा उतर आए हो। तुमसे तो मैं पहले गुस्सा हूँ, इसलिए मेरा दिमाग खराब मत करो अब। ये सुनकर कीफर को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों में हो जाती है बहस शुरू। लेक्चर चालू होने वाला था और क्लास साफ भी नहीं हुई थी, तो यूरी उन दोनों को एक साथ क्लास साफ करने के काम पे लगा देता है। दोनों सफाई कम और एक दूसरे से झगड़ा ज्यादा करते हुए क्लासरूम साफ कर रहे होते हैं। अगले सीन में कीफर की डेविड नाम के लड़के के साथ जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। इस लड़ाई में जो जीतेगा ना, वही क्लास का अगला मॉनिटर बनेगा। लड़ाई ऐसी होती है कि क्या बताएं, पूरा क्लासरूम खचाखच भरा होता है। ये देखकर तो जैस्पर टेबल पर पटक कर कहती है कि बस बहुत हो गया, झगड़ा बंद करो, तुम्हारे झगड़े से मुझे चोट लग जाएगी। ऐसा हुआ तो मुझे डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा, उसके बाद तुम मुझे सब इग्नोर कर दोगे। और तब कीफर कहता है, तो यहाँ पर खड़े खड़े क्या तुम अचार डाल रही हो, जाओ ना, यहाँ किसने बोला तुमको रहने को। ये सुनकर जैस्पर भी सोच में पड़ जाती कि हाँ बात तो सही है, मैं क्यों लड़ाई देख रही हूँ। लेकिन तभी लड़ाई में डेविड हार जाता है, उसकी शर्ट वगैरह फट जाती है, इसीलिए जैस्पर उसे संभालती है। सारे क्लास वाले बड़े खुश होते हैं कि कीफर फिर से क्लास का मॉनिटर बन जाएगा। इसके बाद सेक्शन ई वालों की स्पोर्ट्स क्लास शुरू हो जाती है, इसीलिए सारे लड़के क्लास में ही कपड़े चेंज करने लगते हैं। जैस्पर कहती है कि बाथरूम में जाकर करो, पास ही में तो है। तो कीफर कहता है कि हम तो नहीं जाएंगे, तुम भी यहीं चेंज कर लो। ये सुनकर तो जैस्पर गुस्से में वहां से जाने लगती है, पर जाते हुए वो यूरी से टकरा जाती है, लेकिन यूरी उसको संभाल लेता है। अब सारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के लिए आ चुके थे, जिसे देखने एरिस और एला भी आए होते हैं। एला को देखकर कीफर का दिमाग दोबारा गर्म हो जाता है, तो वो गुस्सा उतारते हुए इतनी जोर से बेचारी जैस्पर को बॉल फेंक कर मारता है ना कि जैस्पर की नाक टूट जाती है, उसकी नाक से खून आने लग जाता है। फिर एरिस जल्दी से जैस्पर को संभालता है और कीफर ऐसे भोले जैसा मुंह बनाकर चला जाता है कि क्या कहें, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। फिर चोट लगने की वजह से एक हफ्ते तक जैस्पर स्कूल नहीं जाती। वो ये भी सोचती है कि क्या मुझे स्कूल वापस जाना चाहिए या फिर नहीं। कीफर बहुत ही बुरा इंसान है, कहीं वो मुझे फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश ना कर दे। लेकिन मैं इतनी सी बात की वजह से स्कूल तो नहीं छोड़ सकती, मैं अबला नारी नहीं हूँ, मैं खुद का बचाव कर सकती हूँ। इस तरह की वो अपने आप को मोटिवेशन देती है और दोबारा स्कूल आ जाती है। वो जब अकेले बैठकर अपना लंच कर रही होती है तो वहाँ पर कीफर आ जाता है और आज देखिए बड़े प्यार से बात करते हुए कहता है, तुम्हारी चोट कैसी है, सब ठीक तो है ना, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। और ये सुनकर जैस्पर हैरान कि भाई आज सूरज किस दिशा से निकला होगा, कीफर और वो भी इतने प्यार से कैसे बात कर सकता है। कीफर अपने पैसे से जैस्पर के लिए आइसक्रीम भी मंगवाता है और उसकी नाक की पट्टी भी खुद बदल लेता है। जैस्पर कहती है, ये सब करने से मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली, माफी चाहिए तो मुझसे सॉरी कहना होगा। तो कीफर कहता है कि ये तो नहीं हो पाएगा, भूल जाओ। तो जैस्पर भी गुस्से में चली जाती है कि तुम भी भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है मुझे तुमसे। इसके बाद जब जैस्पर बाथरूम में होती है तब सेक्शन ए की कुछ लड़कियां उसको आपस में बातें करते हुए सुनाई देती है। वो ये कह रही होती है कि ये एला है ना, ये तो सिर्फ लड़कों के मुंह मारती है, आज ये तो कल दूसरा लड़का, उसके साथ पता नहीं कितनी रिलेशनशिप में है और उसी रास्ते में अब जैस्पर भी चल रही है, उसको भी देखना, लड़के इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। और अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर जैस्पर को गुस्सा आ जाता है, तो वो सेक्शन ए की फेमस लड़की फ्रिया के मुंह पे पानी फेंक देती है कि पहले खुद के गिरेबान में झांक, फिर दूसरे के बारे में बात कर। ये सुनकर फ्रिया को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो जैस्पर के पीछे पड़ जाती है। जैस्पर भी खुद को बचाने के लिए अपनी क्लास में आती है और डेविड के पीछे जाकर छुप जाती है। तब तक फ्रिया के क्लास के लड़के भी वहां पर आ चुके होते हैं जैस्पर को मारने के लिए। देखते देखते झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो लड़के तो जैस्पर के ऊपर गंदा पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड जैस्पर को बचा लेता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी मदद की थी, मैंने तुम्हारी कर दी, हिसाब बराबर। अब यहाँ वो जैस्पर को लेकर तो चला जाता है, लेकिन ये फ्रिया ऐसे शांत नहीं बैठने वाली थी। थोड़ी देर के बाद सिन जब जैस्पर का हालचाल चेक करने आता है तो उसको कमरे के अंदर से कीफर और जैस्पर की आवाजें आती है। जो आवाज सुनकर वो कुछ और ही समझ लेता है कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। वो सीधे दरवाजे के अंदर आ जाता है जहाँ कीफर जैस्पर पर दवा लगा रहा होता है। जैस्पर समझ जाती है कि दर्द की आवाज को सिन ने कुछ और ही समझ लिया है, तो वो उसको मारने उसके पीछे पड़ जाती है कि इतनी गंदी सोच है तुम्हारी। जैस्पर के जाने के बाद कमरे में यूरी और कीफर मौजूद होते हैं और अब हमें दोस्तों एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूरी और कीफर ने मिलकर एक प्लान बनाया था। कीफर का कहना था कि जैस्पर एरिस की कजन है और एरिस को मैं तकलीफ में देखना चाहता हूँ। ये करने का सिर्फ एक तरीका है, मैं जैस्पर से प्यार का झूठा नाटक करूंगा और बीच में उसको धोखा देकर छोड़ दूंगा। इससे जैस्पर को तो बुरा लगेगा ही, साथ ही एरिस को भी समझ आएगा कि दूसरे का रिलेशनशिप तोड़ने में कैसा लगता है। इसी वजह से कीफर जैस्पर से प्यार से बातें कर रहा है दोस्तों, उसको पट्टी वगैरह लगा रहा है ताकि जैस्पर उसके प्यार में पड़ जाए
बड़ा खतरनाक है यार ये कीफर। थोड़ी देर के बाद कीफर और बाकी जब क्लास में आते हैं तभी सभी लड़कों को जेस्पर दर्द से चिल्लाते हुए दिखाई देती है, मानो कि किसी ने उसको बहुत मार दिया हो। ये देखकर सारे लड़के बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि किसने मारा जेस्पर को, क्योंकि जेस्पर ये किसी को नहीं बताती कि उसे किसी ने मारा। लेकिन बाकियों को समझ आ गया था और थोड़ी जानकारी निकालने पर उन्हें पता भी चल जाता है कि फ्रिया के कहने पर उसके दोस्तों ने मिलकर जेस्पर को मारा है। ये सुनकर कीफर कहता है कि अब हमें फ्रिया को सबक सिखाना होगा। माना कि हम जेस्पर से नफरत करते हैं, लेकिन है तो वो हमारी क्लास की लड़की ना, हमें उसको इंसाफ दिलाना ही होगा। ये सुनकर यूरी तो सोच में पड़ जाता है कि कहीं प्यार का नाटक करते करते कीफर सच में जेस्पर से प्यार तो नहीं करने लग गया। अब कुछ देर के बाद जेस्पर पूरे गुस्से के साथ उन सारे बदमाशों से अकेले ही भिड़ने चले जाती है जिन्होंने उसको मारा था। वो बढ़िया तरीके से सभी को मार रही होती है, लेकिन एक लड़का पीछे से उस पर हमला कर देता है जिससे जेस्पर नीचे गिर जाती है। और जैसे ही वो दोबारा से जेस्पर को मारने वाला होता है तो सही टाइम पर कीफर वहां पर पहुंच जाता है ताकि जेस्पर को बचा पाए। तब वो दोनों मिलकर सारे बदमाशों की बढ़िया तरीके से धुलाई करते हैं जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। और लड़ाई खत्म होने के बाद सिन और यूरी वहां पर आते हैं और कहते हैं बताओ यार किससे लड़ाई करनी है। लेकिन तब उनको पता चलता है कि लड़ाई तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। लड़ाई के बाद कीफर तो चला जाता है, लेकिन जेस्पर वहीं पर मौजूद होती है क्योंकि उसको चोटें लग गई थी, वो ढंग से चल भी नहीं पाती। इसलिए यूरी उसको गोद में उठा लेता है ताकि उसको क्लासरूम तक लेकर जा पाए। जेस्पर हैरान कि अब कीफर के बाद यूरी को क्या हो गया, ये भी इतने प्यार से बर्ताव कर रहा है बताओ। यूरी उससे कहता है कि देखो कीफर पहले भी सस्पेंड हो चुका है, इसीलिए कह रहा हूँ अगर प्रिंसिपल तक बात गई तो इस लड़ाई का आरोप तुम खुद पर ले लेना, वरना अगली बार कीफर सस्पेंड हुआ तो उसको हमेशा के लिए स्कूल से निकाला जाएगा। अब तेज बारिश होने की वजह से स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती है। जेस्पर एलिस को कॉल करके बुलाती है, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाता। और फिर जेस्पर को परेशान देखकर यूरी उसके पास आता है और कहता है यहीं सोने का इरादा है क्या, घर नहीं जाना? तो फिर जेस्पर यूरी के साथ घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में कीचड़ की वजह से जेस्पर के जूते फंस जाते हैं। उसको निकालने के चक्कर में जेस्पर यूरी के ऊपर ही गिर जाती है। वो उसको सॉरी भी बोलती है, लेकिन खड़े होने के दौरान बेचारे यूरी के प्राइवेट पार्ट पर ही जेस्पर का घुटना लग जाता है और ये देखकर यूरी वहीं दर्द के मारे चिल्लाता भी है। इसके बाद यूरी जेस्पर से कहता है बारिश काफी तेज है और तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए, मेरे घर चलो फ्रेश हो जाना वहां पर, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जेस्पर मान जाती है। वो जैसे यूरी के घर पर आती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो घर नहीं बल्कि बड़ा सा होटल लग रहा होता है। दोनों आपस में खूब बातें करते हैं और एक साथ लंच भी करते हैं, जिस चीज से जेस्पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जेस्पर और यूरी एक साथ स्कूल आते हैं। ये देखकर कीफर हैरान रह जाता है कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे थे। यूरी कहता है कि अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारा प्लान कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स को कीफर और जेस्पर ने मारा था वो सभी प्रिंसिपल को शिकायत कर देते हैं, इसीलिए दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। सभी कीफर पर आरोप लगाते हैं कि इसी ने पहले शुरुआत की थी लड़ाई की। प्रिंसिपल भी कीफर से कह देती है मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी ना कि आगे से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लगता है स्कूल से बाहर निकलने का मन है तुम्हारा। और ये सुनकर जेस्पर को यूरी की बात याद आ जाती है, जहाँ पर यूरी ने कहा था कि जेस्पर तुम्हें इस लड़ाई का आरोप खुद पर लेना होगा वरना कैफियर को मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए वो प्रिंसिपल से कहती है लड़ाई मेरी वजह से शुरू हुई थी, कीफर की कोई गलती नहीं थी इसमें, आप मुझे सजा दे सकती हो। प्रिंसिपल कहती है मुझे पता है कि तुम ये कीफर को बचाने के लिए कर रही हो, इसीलिए कल अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आना, मुझे उनसे बात करनी है। इसीलिए जेस्पर एंजेलो को स्कूल लेकर आ जाती है। प्रिंसिपल तो जेस्पर को सस्पेंड करने की बात करती है, पर एंजेलो के मनाने पर वो इस बार मान जाते हैं। एंजेलो जेस्पर से कहता है कीफर के लिए तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो, बड़ी मुश्किल से इस स्कूल में तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से निकले तो कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, इसीलिए ऐसे लड़कों के पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करो। लेकिन जेस्पर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सच में कीफर ने मुझे उन लोगों से बचाया था, मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। इसीलिए एंजेलो उसको माफ कर देता है और अपना कार्ड दे देता है ताकि वो कुछ शॉपिंग कर पाए। दूसरी ओर कीफर काफी ज्यादा खुश होता है कि जेस्पर ने सारा इल्जाम खुद पर लेकर उसे बचा लिया। वो यूरी से कहता है कि अब तो जेस्पर हमारे सेक्शन की बिल्कुल वफादार बन चुकी है। वैसे मैंने सुना है कि तुम जेस्पर को अपने घर लेकर गए थे, आखिर बात क्या हुई वहाँ? तो यूरी भी कहता है कि कुछ खास नहीं, बारिश की वजह से लेकर गया था, ज्यादा सोचो मत। तभी वहाँ बाकी लड़के भी पहुंच जाते हैं। कीफर उनसे अपने विचार बताने को कहता है कि कैसे वो जेस्पर को अपने करीब ला सकता है। तो सभी लव गुरु बनकर अपने अपने पॉइंट्स बताते हैं कि थोड़ा सा इग्नोर करो फिर करीब जाओ, ऐसा करने से लड़कियां जरूर पट जाती हैं, जो प्लान कीफर को भी अच्छा लगता है। इसीलिए कल ही जब जेस्पर स्कूल आती है तो वो जिस बेंच पर बैठने की कोशिश करती है ना, वहाँ कोई दूसरा बैठ जाता, सिर्फ एक बेंच खाली होती है कीफर के बाजू वाली। वो जेस्पर को अपने पास बुला रहा होता है, इसीलिए जेस्पर उसके बाजू में बैठ जाती है। अब क्लास खत्म होने के बाद कीफर जेस्पर को अजीब तरह से देख रहा होता है। वो कहती क्या हो गया है तुम्हें, जब देखो बड़ी अजीब नजरों से देख रहे हो, क्या हो गया?
कीफर कहता है कुछ खास नहीं, पर लगता है कुछ होने जरूर वाला है। अब जेस्पर तो ये सोचती है कि कहीं इसने मुझे सेक्शन ए में एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया, मतलब अब से मुझे परेशान नहीं करेगा, मैं अब से सेक्शन ए की प्रॉपर स्टूडेंट हूँ। ऐसा अगर हो गया है तो मुझे भी इसको एक चांस देना चाहिए और इसको इसकी गलती के लिए माफ कर देना चाहिए। अब लंच टाइम में जेस्पर को मिका नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो बड़ी परेशान लगती है। वो कहती है ये हाल मेरा सेक्शन डी वालों ने किया है, एरिस ने उनको ऐसा करने को कहा होगा क्योंकि मैं फ्रिया की दोस्त हूँ और एरिस को ये लगा होगा कि जब फ्रिया और बाकियों ने तुम्हारी और एला की बुराई की तो मैंने भी फ्रिया का साथ दिया, इसीलिए एरिस ने मुझे ऐसी मार खिलवाई। ये सुनकर तो जेस्पर भी हैरान हो जाती है। फिर वो मिका को अपने सेक्शन में लेकर आती है जिसमें क्रिस नाम का लड़का भी शामिल होता है। वो और मिया एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन दोनों के अंदर हिम्मत नहीं हुई ये बातें सभी को बताने की। कीफर अब जेस्पर से कहता है कि ये लड़की कौन है और इसको तुम यहाँ पर क्यों लेकर आ गई हो? देखो इसकी वजह से बिना मतलब के हमारी दुश्मनी सेक्शन डी वालों से हो जाएगी। लेकिन जेस्पर कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मिका को बदमाशों से बचाऊंगी। इतना कहने के बाद वो मिका के साथ बातें करते हुए घर जाने लगती है। फिर वो उससे उसकी और क्रिस के रिलेशनशिप के बारे में भी पूछती है तो मिका बताती है हम दोनों एक दूसरे को पहली नजर में ही पसंद करने लग गए थे, लेकिन एला ने मुझे बताया कि क्रिस एक प्ले बॉय है, कई लड़कियों के साथ उसका चक्कर चल रहा है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक बार मैंने क्रिस को दूसरी लड़की के साथ कहीं क्लोज होते हुए देखा, उसके बाद से ही मैं उससे अलग हो गई। क्रिस ने मुझे मनाने की कोशिश की लेकिन मैंने उसको माफ नहीं किया। और अब तुम ही बताओ क्या मुझे क्रिस को एक मौका देना चाहिए या फिर नहीं? ये सुनकर जेस्पर कहती है एक बार कोशिश करके देखो कि क्रिस को उसकी गलती का एहसास हुआ या फिर नहीं, उसके बाद ही फैसला लेना कि आगे तुम्हें क्या करना है। अब जेस्पर एरिस के पास आकर कहती है देखो मिका की कोई गलती नहीं है, तो फिर तुमने बिना मतलब के उसको क्यों मार खिलाया? तो एरिस कहता है कि वो रोक सकती थी फ्रिया को उस समय जब वो एला के बारे में कह रही थी, लेकिन उसने नहीं किया। अब ये सारी बातें एला सुन लेती है, इसीलिए वो जेस्पर से आकर कहती है मैं एरिस को समझा दूंगी, वो आगे से मिका को परेशान नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें मिका और क्रिस को एक साथ होने नहीं देना है क्योंकि क्रिस अच्छा लड़का नहीं है। जेस्पर कहती है ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, अगर मिका क्रिस से बात करना चाहती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर तो दोस्तों एला एरिस के साथ मिलकर एक लड़के माइकल को मनाकर उससे मिका को प्रपोज करवा देती है ताकि क्रिस का पत्ता ही साफ हो जाए। जेस्पर माइकल से कहती है देखो मुझे पता है तुम सिर्फ मिका का फायदा उठाना चाहते हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ये सुनकर तो माइकल जेस्पर पर ही हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कीफर और बाकी उसको रोक लेते हैं। क्रिस फिर मिका से माफी मांगकर उसको एक और मौका देने को कहता है ताकि वो अपने प्यार को साबित कर पाए। ये सुनकर मिका उसको एक और मौका दे देती है। अब इस चीज से वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन दोनों को अकेले में प्यार भरी बातें करते हुए छुप कर कीफर और जेस्पर देख रहे होते हैं। जेस्पर कहती है क्या पता कब मुझे भी ऐसा कोई मिल जाए जिससे मैं इस तरह से बातें कर पाऊं। तो कीफर कहता है क्या पता वो बंदा तुम्हारे बाजू में ही खड़ा हो। और ये सुनकर जेस्पर शर्मा जाती है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा करते हुए कीफर पर वहां से चली जाती है कि तुम्हारे साथ तो कोई पागल लड़की भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहेगी, शैतान हो तुम एक नंबर के। अब दोबारा से सारे स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स होता है तो सभी स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। जेस्पर यूरी के साथ बहुत खुश लग रही होती है और वो दोनों आपस में भी खेलते हैं, लेकिन ये देखकर कीफर को जलन होती है, इसीलिए वो बीच में टांग डालकर जेस्पर को ही गिरा देता है। जेस्पर भी चुप नहीं बैठती, वो भी पलटवार करके उसको भी गिरा देती है। लेकिन इस चीज से आज कीफर गुस्सा नहीं होता और ना ही वो उस पे चिल्लाता है, बल्कि जेस्पर के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगता है। और खेल के दौरान कीफर जेस्पर को किस भी कर देता है दोस्तों, जिससे जेस्पर उसके मुंह पे ही एक मुक्का मार देती है। और ये देखकर बाकी सारे लोग शॉक कि आखिर कीफर को क्या हुआ, कहीं ये कीफर जेस्पर के प्यार में तो नहीं पड़ गया। तब यूरी कीफर से कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, जेस्पर के प्यार में पड़ गए क्या, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर कीफर कहता है कि अबे ये मेरे प्लान का हिस्सा है और मुझे मेरा प्लान कामयाब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अगले सीन में एग्जाम होता है। जेस्पर पढ़ाई करके स्कूल आती है, लेकिन ज्यादा पढ़ लेने की वजह से क्लास में वो सो जाती है। और ये देखकर कीफर और यूरी दोनों परेशान कि ये तो सो गई, पेपर कैसे देगी। इसलिए कीफर खुद जेस्पर का पेपर लिख देता है ताकि वो फेल ना हो जाए। पेपर होने के बाद जब जेस्पर की आंख खुलती है तो उसको तो सदमा लग जाता है कि मैं अब फेल हो जाऊंगी, किसी ने मुझे उठाया नहीं यार। लेकिन तब भी कीफर उसको नहीं बताता कि उसने उसका पेपर कब का लिख दिया है और वो फेल भी नहीं होगी, नहीं बताता वो। अब सभी बच्चों को भूख लगी होती है, क्लासरूम में खाना पकाने का सारा सामान रखा होता है, तो जेस्पर उसी सामान से खाना पकाने लगती है। तभी वहां पर कीफर आकर कहता है क्या टेस्टी खाना बनाती हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बड़ा लकी होगा सच में, काश वो मैं बन जाता तो कितना मजा आ जाता। ये सुनकर सभी क्लास वाले कीफर और जेस्पर को चिढ़ाने भी लगते हैं। जेस्पर भी गुस्सा नहीं होती क्योंकि वो भी कीफर को लेकर अपने मन में थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स रखने लग गई थी। अब कुछ देर के बाद जेस्पर देखती है कि सिन किसी लड़की का बैग हाथ में पकड़े हुए है।
वो कहता है पता नहीं कोई लड़की ये पकड़ा कर चली गई, ये कहते हुए कि बस 2 मिनट मेरा बैग का ख्याल रखना। तभी वो लड़की भी आ जाती है जिसका बैग था। उस लड़की का नाम होता है अमांडा। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आकर सिन पर चिल्लाती भी है कि मेरे बैग में 20,000 रुपए थे, तुमने उसको चुरा लिया, चोर हो तुम। और ये सुनकर सिन भी हैरान कि ये तो गलत आरोप लगा रही है। तब जैस्पर अमांडा से कहती है क्या सबूत है तुम्हारे पास कि सिन ने चोरी की है। तभी वहाँ पर फ्रे आकर सिन से कहती है कि जब तुम हमारे सेक्शन में थे तब भी चोरी क्या करते थे, चोरों की चोरी करने की आदत कभी खत्म नहीं होती। तो जैस्पर सिन से कहती है क्या ये बात सच है, तुमने पहले कभी चोरी की है, और अगर की है तो मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। तब वो कहता है कि मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी थी, और अगर बता देता कि मैं एक चोर था तो तुम कभी भी सही नजरों से मुझको नहीं देखती, इसलिए मुझे माफ कर दो बस। ये देखकर जैस्पर को बुरा भी लगता है। वो सभी से कहती है कि बिना सबूत के कोई भी सिन को चोर नहीं कहेगा। इतना कहने के बाद वो सिन को लेकर चले जाती है। पूरे स्कूल में सिन की बेइज्जती हो गई थी। इस चीज से वो काफी उदास भी रहता है, ना स्कूल आता और ना ही जैस्पर का फोन उठाता। इसीलिए जैस्पर कीफर से कहती है मुझे 20,000 उधार चाहिए। ये सुनकर कीफर कहता है कि उन बदमाशों को दोगी ना तुम जिन्होंने सिन पे गलत आरोप लगाया है, पैसे देने से कुछ नहीं होगा, उसकी इज्जत वापस नहीं आएगी। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है, हम मिलकर प्लान पर काम करेंगे जिससे सिन की इज्जत वापस आ जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है ये काम एला और एरिस का ही है। दोनों सिन से नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी बेइज्जती की। तो वहीं दोस्तों एला और एरिस आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ सच में एला का ही प्लान था सिन को बेइज्जत करने का, ताकि उसके जरिए वो जैस्पर को तकलीफ दे सके, क्योंकि पूरे सेक्शन ई में जैस्पर फेमस हो गई थी, जो चीज एला से देखी नहीं जा रही थी। इधर कीफर और जैस्पर दोनों अमांडा से मिलने जाते हैं और कहते हैं देखो हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन ये बता दो कि तुम्हें किसने कहा था सिन को फंसाने के लिए। पर अमांडा इसके लिए तैयार नहीं होती। इसीलिए अगले दिन जैस्पर फ्रे और बाकियों के पास जाकर कह देती है कि वो चोरी मैंने की थी, ये लो अपने 20,000 रुपए, और सिन को चोर बोलना छोड़ देना आज के बाद। ये सुनकर फ्रेया जैस्पर की वीडियो बनाकर पूरे स्कूल में फैला देती है कि जैस्पर चोर है। और ये वीडियो जैसे ही सेक्शन 1 के स्टूडेंट्स देखते हैं वो जैस्पर से कहते हैं कि तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी, देखो कितनी बेइज्जती हो गई तुम्हारी। लेकिन जैस्पर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दोस्तों के ऊपर गलत आरोप लगते हुए नहीं देख सकती थी, पर कीफर ऐसे शांत बैठने वाला नहीं था। वो अपने हैकर दोस्त से मिलकर वो वीडियो ही डिलीट करवा देता है ताकि ज्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंचे ही ना। कुछ देर के बाद जब जैस्पर एक रेस्टोरेंट में आती है तो वहाँ पर मौजूद बाकी लड़कियां जैस्पर को चोर चोर बुलाकर उसका मजाक उड़ाती है। तब वहाँ यूरी आ जाता है दोस्तों, जो पूरा रेस्टोरेंट ही बुक करके उन लड़कियों को वहाँ से भगा देता है ताकि आराम से जैस्पर खाना खा सके। जैस्पर कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ नहीं करना चाहिए था, पर यूरी कहता है तुम दोस्त हो और तुम्हारी कोई बेइज्जती करेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। साफ पता चल रहा है दोस्तों कि यूरी जैस्पर को पसंद करने लगा है और ये दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे होते हैं कि तभी रेस्टोरेंट के बाहर कीफर आ जाता है और यूरी और जैस्पर को एक साथ खुश देखकर उसको बहुत ज्यादा जलन होती है, इसीलिए गुस्से में वो चला जाता है वहाँ से। अब यूरी बताऊं क्या सोच रहा है अपने मन में कि कीफर तो बेचारे को बस इस्तेमाल कर रहा है ताकि इसका दिल तोड़ सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मेरे अंदर जैस्पर के लिए फीलिंग्स है, इसीलिए वो हिम्मत करके उससे पूछ लेता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। और ये सवाल सुनकर जैस्पर हैरान हो जाती है कि यूरी को क्या हो गया, वो ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। लेकिन फिर भी वो कह देती है मेरा एक बॉयफ्रेंड था लेकिन अभी कोमा में है, ये काफी पहले की बात है, इसलिए मैं पास्ट को दोबारा याद नहीं करना चाहती। ये सुनकर तो यूरी भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करता, मतलब बॉयफ्रेंड के बारे में बताने के लिए। फिर रेस्टोरेंट में बातें करते करते रात हो जाती है, इसीलिए यूरी जैस्पर को उसके घर छोड़ने जाता है। वो साइकिल पर बैठकर पीछे जैस्पर को बिठा लेता है, लेकिन जैस्पर जब उसको पीछे से पकड़ी होती है तो तब यूरी को गुदगुदी होती है और बैलेंस बिगड़ने से यूरी के साथ साथ जैस्पर भी साइकिल से नीचे गिर जाती है, जिससे क्या होना था जैस्पर के घुटने में चोट आ जाती है। इसीलिए ये देखिए अब यूरी उसको गोद में लेकर उसके घर लेकर आता है, जहाँ सभी जैस्पर को तुरंत अंदर ले जाते हैं और यूरी का शुक्रिया अदा भी करते हैं क्योंकि जैस्पर को सही सलामत उसने घर पहुंचा दिया था। पर घर में एरिस यूरी को देखकर कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है बे, निकल यहाँ से। पर एरिस की नानी उसको डांट लगा देती है और यूरी को खाने पर भी बुलाती है। यूरी और जैस्पर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद यूरी वहां से चला जाता है। अगले दिन कीफर और उसके दोस्तों ने अमांडा और उसके बॉयफ्रेंड को बंदी बना लिया होता है। वो अमांडा के बॉयफ्रेंड को मार कर पूछते हैं कि किसने सिन पर गलत आरोप लगाने के लिए कहा था। तो अमांडा सिर्फ इतना बताती है कि मुझे सिन को फंसाने के लिए अच्छे पैसे मिले थे, इसीलिए जिसने ये काम करवाया उसका नाम नहीं बता सकती, वरना मेरा स्कूल में जीना मुश्किल हो जाएगा। रकी दोस्तों ये सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और कीफर का हैकर दोस्त वो वीडियो फ्रेया के अकाउंट से ही अपलोड कर देता है। ये देखकर फ्रेया हैरान कि आखिर मेरे अकाउंट से ये वीडियो किसने अपलोड किया। वो अपने दोस्त निको से कहती है तुमने क्या होगा ना ये, क्योंकि मेरे अकाउंट का पासवर्ड तुम्हारे पास है, लेकिन निको साफ मना कर देता है। वहीं एला ये वीडियो देखकर डर जाती है कि कहीं मेरी सच्चाई सामने ना आ जाए, जिस पर एरिस कहता है कि जिन्होंने ये वीडियो बनाई है ना उन्हें नहीं पता कि तुमने सिन को फंसाया, वरना वो तुम्हारा अकाउंट हैक करके उसमें से अपलोड करते। इसलिए शांत रहो और डरने की जरूरत नहीं, वरना फंस जाओगी। इसलिए एला चुप हो जाती है। अब कीफर जैस्पर के पास आकर कहता है देखा देखा मेरा प्लान कामयाब हो गया ना।
सिन की इज्जत वापस आ गई। इतनी मुश्किल से ये काम किया है, कम से कम प्यारा सा थैंक यू तो बोल ही दो। वो अपने हाथों को घुमा रहा था तो जेस्पर समझ जाती है कि कीफर क्या कहना चाह रहा है, इसीलिए वो उसको भगा देती है वहाँ से। कीफर जाते हुए उसको पैसे देकर चला जाता है कि सबके लिए कुछ लंच लेकर आ जाना, याद से हमें भूख बहुत लगी है। जेस्पर मान जाती है। अब कीफर के जाने के बाद यूरी वहाँ पर आता है, जो जेस्पर के लिए खाना लेकर आया है। बताओ, वो अपने हाथों से उसको खाना खिलाता है, जो कि बड़ा टेस्टी भी होता है। जेस्पर उसके खाने की बड़ी तारीफ भी करती है, जिससे यूरी को क्या था, बहुत अच्छा लगता है। और क्या, अगले सीन में टीचर सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं स्कूल में फेस्टिवल होने वाला है, इसीलिए हर सेक्शन को कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी गई है। जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा उसको फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। याद रखना इस बात को। सेक्शन ए की जिम्मेदारी थी दोस्तों कचरा वगैरह साफ करने का, और रात को सिक्योरिटी गार्ड की तरह सभी चीजों की देखभाल करने का। जो भी चीजें मतलब फेस्टिवल के लिए लाई जाएगी उनकी। तो कीफर तो इसके लिए साफ मना कर देता है कि हम कचरे वाले नहीं है, हम कचरा नहीं उठाएंगे, नहीं जाना हमें किसी फेस्टिवल में। पर जेस्पर कहती नहीं, हम तो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर वो सभी स्टूडेंट्स को जिम्मेदारी उठाने के लिए मनाने लगती है, और कीफर सभी को ऐसा ना करने को कह रहा होता है। लेकिन तब भी ज्यादा लोग जेस्पर की साइड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम दिनों में जेस्पर ने अपनी बातों से और अपने बर्ताव से सबके दिल में जगह बना ली थी। अब लंच टाइम पे सेक्शन ई और कीफर के दोस्त वगैरह सभी खाने के लिए आ जाते हैं, जिससे खाना कम पड़ जाता है। जेस्पर कहती है कि हमारे पास किचन तो है ही, हम कैफेटेरिया में जाकर खाना नहीं ला सकते ना, लेकिन यहाँ पका तो सकते हैं। पर कीफर कहता है कि किचन में तो सारा सामान एमोन नाम के एक स्टूडेंट का है, जो अभी स्कूल नहीं आ रहा। उसके पिता के एक्सीडेंट के बाद से ही वो अपने पिता के रेस्टोरेंट को संभाल रहा है। जेस्पर कहती है फिर ठीक है, एमोन से मिलने जाते हैं, उसकी हेल्प करेंगे और उसको मनाएंगे ताकि वो दोबारा स्कूल आ सके, जिस पर सारे स्टूडेंट्स मान जाते हैं। तो दोस्तों, अब सारे बच्चे एमोन के रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ वो अकेला ही सभी कस्टमर्स को खाना दे रहा होता है, और सारे दोस्तों को देखकर एमोन को बड़ी खुशी होती है। इसके बाद जेस्पर और बाकी सभी वेटर बनकर खाने का ऑर्डर लेते हैं और कस्टमर्स को खाना भी परोसते हैं। कीफर तो अपनी शर्ट निकाल कर स्टाइल मारते हुए लड़कियों का ऑर्डर लेने के लिए जाता है, जिससे तो लड़कियों की रेस्टोरेंट में लाइन लग जाती है। तो यूरी भी सेम काम करना शुरू कर देता है। पूरा रेस्टोरेंट कुछ ही देर में फुल हो जाता है। जेस्पर को ये देखकर बड़ी खुशी होती है, लेकिन तभी हड़बड़ी में दोस्तों कीफर के हाथों पर गर्म कॉफी गिर जाती है। तो जेस्पर तो जल्दी से उसके हाथ में दवा लगाती है। कीफर उससे कहता है, सभी की परेशानियों को ठीक करने के लिए क्यों तैयार हो जाती हो तुम, सब कुछ ठीक नहीं कर सकती तुम। लेकिन जेस्पर कहती है, कर तो नहीं सकती, लेकिन ट्राई तो जरूर कर सकती हूँ, इसलिए मैं ट्राई करती रहती हूँ, ताकि मेरी वजह से कम कोई दूसरा इंसान खुश तो हो जाए। ये सुनकर कीफर तो और ही ज्यादा जेस्पर का दीवाना होने लगता है। ऐसा लगता है कि वो भी प्यार का नाटक करते करते सच्चा प्यार करने लगा है जेस्पर से। अब रेस्टोरेंट में एरिस, एला, फ्रेया और निको आ जाते हैं। एला और एरिस सभी को वेटर बनता हुआ देखकर कहते हैं, हमें तो आज का ऑर्डर कीफर और जेस्पर से ही चाहिए, वो दोनों ही हमारा ऑर्डर लेकर आएंगे। कीफर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन जेस्पर उसको शांत कर देती है कि प्लीज कंट्रोल। अभी कीफर ने जेस्पर के कंधे पर हाथ रखा ही था और उसको पकड़ा ही था, पर ये देखकर निको को अच्छा नहीं लगता। वो जेस्पर को अकेले में ले जाकर सीधा उसे प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी। और ये सुनकर वो हैरान। तभी वहां पर डेविड आकर निको को भगा देता है। वो तो उससे लड़ने वाला था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जेस्पर से ऐसे बात करने की। सारे क्लास वाले जेस्पर से कहते हैं कि क्या तुम निको के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो। ये सुनकर वो कहती है, पागल हो गए हो क्या, एकदम घटिया इंसान है वो, मैं भला उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों आऊंगी। तो कीफर अपने दोस्तों से कहता है, निको पर नजर रखना, वो जेस्पर को परेशान करने की कोशिश दोबारा करेगा, लेकिन हम उसको उसके प्लान में कामयाब नहीं होने दे सकते। अगले दिन कीफर जेस्पर को लेने के लिए उसके घर के पास आता है, क्योंकि सभी दोस्तों को एमोन ने बुलाया था। जब सारे दोस्त रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं तो एमोन सभी का शुक्रिया अदा करके कहता है, मेरे पिता रिकवर हो रहे हैं और माँ ने थोड़े पैसे लोन भी लिए हैं, जिससे कुछ वेटर्स काम पर आ जाएंगे, इसीलिए कल से मैं भी स्कूल आ जाऊंगा, और ये सब बस तुम लोगों की वजह से ही हो पाया, इसीलिए आज मैं अपने हाथों से तुम सभी को बहुत ही बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगा। ये सुनकर सभी बड़े खुश हो जाते हैं। और अब क्लासरूम में आने के बाद जेस्पर को सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। जेस्पर के पूछने पर भी वो उसे कुछ नहीं बताते, लेकिन डेविड को चोट लगी हुई थी तो वो बताता है। निको सभी को कहते फिर रहा है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। इस बात को लेकर थोड़ी सी बहस हो गई, लेकिन अब हम शांत नहीं बैठेंगे। जेस्पर कहती है, आखिर क्या करने वाले हो तुम निको के साथ। वो लोग दोस्तों उसको ज्यादा कुछ तो नहीं बताते, बस इतना कहते हैं कि ये तुम्हारी भलाई के लिए है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स एक पुरानी फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहाँ निको भी आया होता है। ये सभी यहाँ पर निको से लड़ने के लिए आए हुए हैं, और यही बात वो जेस्पर से छुपा रहे थे, लेकिन सच जानने के लिए जेस्पर भी चुपके चुपके यहाँ पहुंच जाती है। पर तब कुछ गैंग के बंदे जेस्पर को पकड़ लेते हैं दोस्तों, और कीफर ये देखकर हैरान कि जेस्पर यहाँ पर क्या कर रही है। वो चिल्लाता है कि यहाँ आने को किसने बोला था तुम्हें, पर जेस्पर कहती है, तुम कुछ बताओगे नहीं तो मैं शांत थोड़ी बैठूंगी। अब वो बंदे जैसे जेस्पर के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं, तो वो सीधे फर्स्ट फ्लोर से नीचे अपने दोस्तों की ओर कूद जाती है, ताकि उसके दोस्त उसे पकड़ ले। और सच में सारे दोस्त मिलकर जेस्पर को बचा लेते हैं, जिसमें निको भी शामिल होता है। ये देखकर वो गैंग के लोग वहां से भाग जाते हैं। क्यूरी और कीफर तो उसको काफी चिल्लाते भी हैं कि अकल नहीं है क्या तुम्हें,
चोट लग जाती तो जैस्पर कहती है तुम सब कब काम आओगे, तुम्हारे ऊपर भरोसा था इसलिए तो कूद गई, वैसे ये गैंग थी कौन। तो सिन बताता है कि ये सब दूसरे स्कूल के बंदे हैं जिनसे हमारी पहले भी काफी लड़ाई हो चुकी है। उनके गैंग के लीडर का नाम है रैन, बड़ा खतरनाक बंदा है वो। लेकिन कीफर कहता है अगली बार बस सामने दिख जाए छोड़ूंगा नहीं उसको। इसके बाद जैस्पर अकेले में जाकर निको से कहती है देखो मैं रिलेशनशिप में अभी नहीं आ सकती, तुम अच्छे इंसान हो लेकिन मेरा भी इन सब चीजों में पड़ने का मन नहीं है। ये सुनकर निको उदास तो होता है लेकिन उसकी बात मानकर उसका पीछा भी छोड़ देता है। अब घर आने के बाद कीफर जैस्पर को फोन करता है। वो जब फोन बैग में ढूंढ रही होती है तभी उसके बैग से प्रेगनेंसी किट गिर जाती है जो कि डेंजिल नाम के स्टूडेंट ने कचरे में फेंक दिया था और उसे ही जैस्पर ने उठा लिया था ताकि बाद में आराम से पता लगा सके कि आखिर डेंजिल के साथ मैटर क्या हुआ है। लेकिन वो किट अब एरिस देखकर कहता है कि मना किया था ना कीफर के साथ रहने से, अब देखो इस बेशरम लड़की को उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, खानदान की इज्जत की वाट लगा दी इसने। जैस्पर कहती है दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा, ये मेरा नहीं है, गलती से मेरे बैग में आ गया। लेकिन एरिस तो मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कीफर को भी फोन करके बुला लेता है। ये जानकर कीफर जैस्पर का बड़ा मजाक उड़ाता है कि वाह मैं तो पापा बनने वाला हूँ, मुझे पता ही नहीं था, मिठाई बांटने का टाइम आ गया क्या। जैस्पर कहती है अगर किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो टेस्ट करवा के देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए सभी जैस्पर को हॉस्पिटल लेकर आते हैं और जाहिर सी बात है रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी। ये सुनकर एरिस का मुंह फूल जाता है। उसको तो सिर्फ मौका चाहिए था कीफर की बेइज्जती करने का, लेकिन ये मौका उसके हाथ से निकल गया। पर कीफर अभी भी जैस्पर का मजाक उड़ाना बंद नहीं करता। वो बार बार उससे पूछता है कि बच्चे का नाम क्या रखें। तो इस चीज से परेशान होकर जैस्पर उसके मुंह पे घूसा मार देती है। बेचारे कीफर का मुंह सूज जाता है। अब आने वाले फेस्टिवल के लिए टीचर सभी स्टूडेंट से बातें करते हैं और एक खास प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि इस बार हर क्लास से एक लड़का और एक लड़की को चुना जाएगा, जिसमें लड़की को लड़का बनना पड़ेगा और लड़के को लड़की। जो सबसे सुंदर लगेगा वही कंपटीशन जीतेगा। जैस्पर कहती है मुझे नहीं करना ये, सेक्शन ई से तो सिर्फ मैं ही लड़की हूँ, मुझे लड़का नहीं बनना। पर बाकी कहते हैं तुम्हें ही फेस्टिवल में जाना था ना, तो अब भुगतो। तो जैस्पर ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाती है। अब लड़की के लिए सिन को चुना जाता है। कुछ ही देर के बाद जब जैस्पर कचरा फेंकने जा रही होती है तब उसको डेंजिल दिखाई देता है जिसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस उससे झगड़ा कर रही होती है। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ग्रेस डेंजिल के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन डेंजिल जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, इसीलिए उसने वो किट फेंक दी थी। तो जैस्पर अकेले में ग्रेस से बातें करती है, जहाँ रोते हुए ग्रेस उसे कहती है तुम्हें डेंजिल से बात करनी होगी, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी नहीं तो जैस्पर कहती चिंता मत करो, मैं उसको समझाऊंगी। जैस्पर सबसे पहले क्लास में आती है और किसी मैच्योर लड़की से सवाल करने का सोचती है कि क्या पता वो कुछ सही राय बता दे जिससे वो डेंजिल को समझा पाएगी। तो उसको क्लास में सबसे मैच्योर इंसान डेविड ही लगता है। तो वो उसे पार्क में ले जाकर सारी बातें बताती है और पूछती है कि अगर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया होता तो तुम क्या करते। डेविड कहता है कि मैं जिम्मेदारी उठाता लेकिन ऐसे छोड़ता नहीं, ये गलत बात है। जैस्पर कहती है क्या तुम डेंजिल से एक बार बात करोगे ताकि उसको समझा सको कि वो जो कर रहा है गलत है। डेविड मान जाता है। तभी वहाँ पर कीफर और यूरी और बाकी सभी पहुंच जाते हैं, जो डेविड और जैस्पर से कहते हैं कि डेट पर आए थे क्या दोनों, जो अकेले अकेले बातें कर रहे हो। तो जैस्पर कहती है अरे वो तो हम झूले में झूलने आए थे। तो बाकी कहते हैं कि फिर इंतजार किस बात का, चलो सभी मिलकर मस्ती करते हैं। इसके बाद सभी हॉरर हॉस्पिटल नाम की भूतिया शो के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ सभी को बड़ा डर लग रहा होता है। जैस्पर तो सबसे ज्यादा डर रही होती है एक भूत को देखकर जिसके शरीर से खून निकल रहा होता है। जैस्पर की हालत ही खराब हो जाती है, मानो कि उसको कुछ पुरानी चीजें याद आ गई हो। तभी कीफर आकर उसको संभाल कर उसको सहारा देता है, जिससे जैस्पर होश में आ जाती है। इसके बाद वो सभी आसमानी झूले में झूलने चले जाते हैं और पहली बार सभी ने मिलकर जैस्पर के साथ बहुत मस्ती की होती है। मानना पड़ेगा दोस्तों, भले ही सेक्शन ही अपनी हरकतों की वजह से बदनाम है, लेकिन जैस्पर ने आकर उनकी बहुत सी हरकतों को सुधार भी दिया। जहाँ वो अपनी क्लास में लड़की से नफरत करते थे, आज उन्होंने जैस्पर को क्लास की जान बना लिया है, क्योंकि जैस्पर है ही ऐसी, अपनी चुलबुली आदतों से किसी को भी दीवाना बना सकती है वो। अगले दिन जैस्पर डेविड के साथ डेंजिल से मिलने जाती है और उससे ग्रेस को इग्नोर करने का कारण पूछती है कि क्या बात है। जिस पर वो कहता है देखो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मैंने सोचा था ग्रेस अमीर होगी तो वो अपने साथ साथ मेरा भी खर्चा हैंडल कर लेगी, इसीलिए मैंने उससे प्यार का नाटक किया, पर अब तो वो मेरे गले पड़ चुकी है। ग्रेस भी वहीं पर मौजूद थी। सारी बातें सुनकर उसका दिल टूट जाता है और रोते हुए ब्रिज से वो नीचे कूदने की कोशिश करती है। सारे दोस्त तब उसको समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। तब जैस्पर उसको बताती है अरे मरना हर चीज का हल नहीं होता, किसी के लिए उस मासूम की भी जान खतरे में क्यों डाल रही हो जिसने अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा। वो साथ ही डेंजिल को भी समझाती है कि प्यार किया है तो जिम्मेदारी उठाना भी सीखो, अपने फायदे के लिए तुम किसी और की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते, कोई हक नहीं है तुम्हें। और तब डेंजिल ग्रेस से कहता है कि ये बात सच है कि मैंने तुमसे पहले प्यार का सिर्फ नाटक किया, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें खो नहीं सकता, इसीलिए मैं सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी कर लूंगा
लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ग्रेस बड़ी खुश होती है और आज जेस्पर की वजह से ग्रेस की जान जाते जाते बच गई। कीफर और यूरी तो जेस्पर से बड़े खुश हो जाते हैं कि जहाँ भी जाती है सभी को खुश कर देती है। बताओ, अगले दिन जेस्पर जब क्लास में आती है तो फ्लिक्स उसको परेशान दिखता है। वो कहता है कुछ की किस्मत अच्छी होती है तो वो बच जाते हैं, लेकिन कुछ की नहीं होती। जेस्पर कहती है तुम्हें क्या हो गया, सब ठीक तो है ना, क्या बकवास कर रहे हो। तो फ्लिक्स कहता है कि मेरे भाई को किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन ग्रेस को सभी बचा रहे थे। एरिस और उसके दोस्तों की वजह से मेरा बड़ा भाई पर्सी मारा गया था। इतना कहकर वो गुस्से में चला जाता है। जेस्पर को समझ नहीं आता कि मामला क्या है। फ्लिक्स का बड़ा भाई और मर गया मतलब क्या, और उसे एरिस ने मारा है तो क्या मैटर है इसके पीछे। इसलिए वो सीधे एरिस के पास आकर पर्सी के बारे में पूछती है कि वो कौन है। ये सुनकर एरिस उस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो जेस्पर से झूठ कह देता है, नहीं मैं किसी पर्सी को नहीं जानता। जेस्पर परेशान होकर क्लास आ जाती है और पर्सी के बारे में सोच रही होती है कि बेचारे के साथ क्या हुआ होगा। तब यूरी उससे पूछता है क्या हो गया, बड़ी उदास लग रही हो। तो कहती है एरिस को लेकर परेशान हूँ। जब मैंने उससे पर्सी के बारे में पूछा तो वो पहली बार में ही रोने लग गया। यूरी कहता है कि पर्सी के बारे में क्या बात की तुमने उससे, पर ये और बातें कर पाते तभी दोस्तों बाकी स्टूडेंट्स यूरी को खेलने बुला लेते हैं। अगले दिन जब जेस्पर स्कूल जा रही होती है तभी रैन अपने साथियों के साथ जेस्पर का अपहरण कर लेता है और कीफर को वीडियो कॉल करके कहता है कि पुरानी कुछ चीजें अधूरी रह गई है, उसे अभी पूरा करना पड़ेगा। आधे घंटे का टाइम है तेरे पास, नहीं आया तो मैं जेस्पर के साथ क्या करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। और हाँ, सिर्फ 4 लोगों को ही लेकर आना, उससे ज्यादा नहीं। ये देखकर तो कीफर और यूरी दोनों के गुस्से का ठिकाना नहीं होता। उनका बस चलता तो अभी के अभी जान से मार देते उस रैन को, पर मजबूर थे। इसीलिए वो दोनों अपने साथ डेविड और सिन को लेकर जेस्पर को बचाने के लिए निकल जाते हैं। कीफर ने अपने बाकी दोस्तों से भी कह दिया था कि छुपकर हमारे साथ आना और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर देना, जिस पर सभी मान जाते हैं। रैन की बताई हुई जगह आने के बाद कीफर यूरी से कहता है कि तू इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहा है, प्यार करने लगा है क्या जेस्पर से। तो यूरी कहता है कि हाँ, लेकिन सच्चा वाला। पर तेरा क्या तू अभी भी उसके साथ गेम खेल रहा है, क्या तू भी उसको सच में पसंद करने लगा है। तो कीफर कहता है अबे मैं क्यों पसंद करूंगा उसको, वो सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा है। बाद में उसका दिल तोड़कर एरिस से अपना बदला ले लूंगा मैं। अब चल जल्दी, उसको बचाना भी तो है। अब सभी रैन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां रैन अपने गुंडों की मदद से कीफर और यूरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों मिलकर सभी बदमाशों की खूब धुलाई करते हैं। कीफर जल्दी से जेस्पर को बचाने जाता है, लेकिन तब रैन पीछे से कीफर पर हमला कर देता है। उसे बहुत मारता भी है। जेस्पर तो गिड़गिड़ा रही होती है कि उसे मत मारो, लेकिन रैन नहीं सुनता और तब गुस्से में जेस्पर उस पर डंडे से हमला कर देती है। और ये देखकर रैन का खून खौल उठता है और ऐसा जोरदार थप्पड़ मारता है जेस्पर को कि उसके मुंह से खून आ जाता है। तब उस खून को देखकर जेस्पर हो जाती है आउट ऑफ कंट्रोल और रैन को इतना मारती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर भी जेस्पर नहीं रुकती, बस उसे मारे ही जा रही होती है। तभी कीफर उसको गले लगाकर शांत करता है कि सब ठीक हो चुका है, हमने तुम्हें बचा लिया, चिंता की कोई बात नहीं है। और फिलहाल तो जेस्पर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर उसके पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई है जिसे जेस्पर अभी तक भुला नहीं पाई। आखिर क्या हो सकता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद जेस्पर को हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है क्योंकि उसको थोड़ी चोटें भी आ गई थी, इसीलिए कीफर और यूरी ही उसका ख्याल रखते हैं। हैरिस भी जेस्पर से मिलने आता है हॉस्पिटल में, लेकिन तभी हॉस्पिटल में जेस्पर की माँ भी आ जाती है जो उससे मिलने आई हुई है। हैरिस कहता है आप यहाँ क्यों आई, आपको देखकर तो जेस्पर का मूड खराब हो जाएगा। असल में दोस्तों जेस्पर की माँ के नए नए मर्दों के साथ चक्कर चलते रहते हैं, जिससे वो जेस्पर पर उतना ध्यान नहीं दे पाती, इसीलिए जेस्पर अपनी आंटी के साथ रहती है। तब जेस्पर की माँ एरिस से कहती है क्या तुमने जेस्पर को सारी बातें बता दी। एरिस कहता है अभी नहीं, लेकिन समय आने पर मैं उसको सब सच बता दूंगा। लेकिन दोस्तों ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये फिलहाल सस्पेंस है। अब क्लास में आने के बाद सभी स्टूडेंट्स फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यूरी भी जेस्पर के हाथ पर हाथ रखकर उसको बताता है हमारा एक म्यूजिक बैंड था जिसमें हम सभी मिलकर गाना गाया करते थे, बहुत कमाल का था वो, लेकिन अब आदत छूट गई क्योंकि कोई वजह ही नहीं मिली मुझे म्यूजिक दोबारा बजाने की। लेकिन आज तुम्हारे लिए हम सब गाना गाएंगे ताकि तुम्हें खुश कर सके। इसके बाद पूरी क्लास के स्टूडेंट्स जेस्पर के लिए गाना गाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर गाना होता है। उन्हें ऐसे देखकर जेस्पर बिल्कुल ही शर्मा जाती है। और अगले दिन जेस्पर जब एक दुकान से सामान खरीदती है ना, तब दुकान वाला उससे कहता है तुमने पहचाना मुझे, मैं तुम्हारी माँ का पहला वाला पति हूँ, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, बड़े दिनों के बाद देखा तुम्हें। ये सुनकर जेस्पर को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसे याद ही नहीं है कि यह आदमी है कौन। ऐसा लग रहा है दोस्तों जेस्पर ने अपने पास्ट के कुछ हिस्से को भुला ही दिया है। उसे तो ये तक नहीं पता कि उसकी माँ ने कितनों को अपना पति बना के रखा हुआ है। और इस चीज से वैसे उसे बुरा भी लगता है कि कैसी है मेरी माँ, तो वो रोते हुए दुकान से बाहर आ जाती है। तब यूरी वहाँ पर आकर उसको दिलासा देता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
है, बीती बातों को भुला देना ही बेहतर होता है। अब फेस्टिवल वाला दिन शुरू हो जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स उस फेस्टिवल में आए होते हैं। जैस्पर को भी काफी अच्छा लगता है, वो अपनी फेवरेट चीजें खरीद कर खा रही होती है। तभी वहाँ पर कीफर आकर उसको ऐसे खाते हुए उसकी फोटो खींच लेता है। जैस्पर एक टेडी बियर को बड़े प्यार से देख रही होती है तो कीफर उससे कहता है ये चाहिए तुम्हें। जैस्पर उसको हाँ में जवाब देती है। वो टेडी बियर एक गेम को खेलकर जीतने वाले को ही मिलता है, इसीलिए कीफर वो गेम खेलता है, लेकिन बदकिस्मती से वो हार जाता है, जो देखकर फिर जैस्पर उसका खूब मजाक भी उड़ाती है। लेकिन कीफर कहता है कोई बात नहीं, ये टेडी बियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए मैं म्यूजिक का कंपटीशन जीतूंगा और उसकी ट्रॉफी तुम्हें ला कर दूंगा, वादा है मेरा तुमसे। ये सुनकर जैस्पर काफी खुश होती कि चलो बढ़िया है। अब रात को सिक्योरिटी गार्ड बनने की बारी थी, इसीलिए जैस्पर और कीफर दोनों स्कूल की निगरानी में लग जाते हैं। अंधेरे की वजह से जैस्पर को बड़ा डर भी लगता है, मगर कीफर है ना उसके साथ वहाँ पर, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर वो तो अपने मन में कहती है अजीब तो है, लेकिन जब भी मैं कीफर के साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सारा डर छू मंतर हो जाता है। दोनों की आपस में बातें करते हुए ही आज की ड्यूटी पूरी हो जाती है। अगले दिन बास्केटबॉल का राउंड होता है। जैस्पर के स्कूल का मैच दूसरे स्कूल के साथ होता है, जिसमें जैस्पर का स्कूल हार जाता है। तब फाइनल राउंड से पहले जैस्पर फ्लिक्स को कोच के पास लेकर आती है, क्योंकि फ्लिक्स भी टीम में शामिल होना चाहता है, क्योंकि टीम के एक प्लेयर को चोट लग गई थी, इसीलिए कोच फ्लिक्स को टीम में शामिल कर लेता है। अब पहले क्या था, फ्लिक्स तो गेम खेलना चाहता था, लेकिन पहले टीम डिसाइड हो गई थी, इसलिए उसकी बारी नहीं आई। लेकिन अभी जैस्पर की वजह से उसको मौका मिला है, इसीलिए वो भी मौके पर चौके मारते हुए खुद ही अपने स्कूल को फाइनल जिता देता है। ये देखकर जैस्पर को बड़ी खुशी होती है उसके लिए, और कीफर के साथ साथ यूरी का भी हाथ पकड़कर वो उछलने लगती है। यूरी तो सारा टाइम बस जैस्पर को ही देखे जा रहा होता है। अब नेक्स्ट कंपटीशन होता है डांस का। फ्रे और उसकी टीम जब डांस करने के लिए आते हैं तो सेक्शन ए की सभी स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है सेक्शन ए की। सेक्शन ए का नाम सुनते ही सभी के मुंह लटक जाते हैं कि ये लोग क्या ही डांस करेंगे, लेकिन जब वो डांस शुरू करते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऐसा जबरदस्त उनका डांस होता है कि वहां मौजूद ऑडियंस भी डांस करना पे मजबूर हो जाती है। अब अगला दिन म्यूजिक कंपटीशन वाला होता है, जिसमें कीफर और यूरी दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। कीफर को सूट बूट में देखकर तो जैस्पर उसको देखते रह जाती है। कीफर भी जैस्पर का ही सबसे फेवरेट गाना उसी की ओर देखकर गा रहा होता है। ये देखकर तो जैस्पर के दिल में धक धक हो जाता है। वो खुद से कहती है कि बस बस, अब मैं झुठला नहीं सकती कि मुझे कीफर से प्यार हो गया है, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और ये बात मुझे माननी पड़ेगी। अब रात को जैस्पर और यूरी की सिक्योरिटी वाली ड्यूटी होती है। जैस्पर थोड़ी परेशान है और यूरी जब इसका कारण पूछता है, वो बताती है कि मैं चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कीफर की ओर खींची चली जा रही हूँ। देखो तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुमसे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ कि शायद मुझे कीफर से प्यार हो गया है। ओहो, यूरी का तो दिल टूट जाता है दोस्तों ये सुनकर, लेकिन वो ये चीज बाहर नहीं दर्शाता अपने फेस पर। जैस्पर कहती है क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? जिससे भी किया होगा बड़ी खुशकिस्मत लड़की रही होगी वो। यूरी भी कहता है कि हाँ होगी तो, पर न जाने दुनिया के कौन से कोने में होगी। इसके बाद वो जैस्पर का कीफर को लेकर मजाक भी उड़ाता है। दोनों खूब मस्ती करते हुए आज की ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। दूसरी ओर सिन लड़की बनने की प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि फेस्टिवल में परफॉर्म कर पाए। उसी के साथ साथ जैस्पर को भी लड़का बनने के लिए कपड़े डिसाइड करने होते हैं, लेकिन बार बार उसको किसी अनजान नंबर से कॉल भी आ रहा होता है। जैस्पर इग्नोर किए जाती है तो कीफर वो फोन उठा लेता है, जहां दूसरी ओर से आवाज आती है, जैस्पर जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, साइरस को होश आ चुका है। लेकिन तभी फोन जैस्पर छीन लेती है। कीफर कहता है ये साइरस कौन है, लेकिन जैस्पर कहती कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या करना। इतना कहकर वो चली जाती है। अगला कंपटीशन सिंगिंग का होता है। उसमें यूरी गाना गाने स्टेज पर आता है। पूरा टाइम बस जैस्पर को ही देखकर लव सॉन्ग गा रहा होता है, मानो कि वो जैस्पर के लिए पागल हो गया हो। ये महसूस करके जैस्पर को भी काफी अजीब लगता है, तो वो चली जाती है वहां से। वो तो ये सोच रही है कि कहीं यूरी मेरे लिए तो नहीं गाना गा रहा, कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करने लग गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। अब यहाँ कई बार कॉल आने की वजह से जैस्पर आखिरकार साइरस से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। साइरस उसी का एक्स बॉयफ्रेंड है दोस्तों, जो कि कोमा में था और आज उसको होश आ गया है। पर साइरस को देखकर वो उसे पहचान ही नहीं पाती। वो कहती है मुझे परफॉर्म करने जाना है तो मैं चलती हूँ, लेकिन साइरस उसका गला दबाते हुए उसको रोकने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से वो खुद को छुड़ाती है दोस्तों। साइरस की बहन तब जैस्पर से माफी मांगती है साइरस की ऐसी हरकत के लिए। जैस्पर कहती है आखिर साइरस को हुआ क्या था, तो उसकी बहन कहती है तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या, तुम्ही ने तो उसको इतना मारा था कि वो कोमा में चला गया। किस्मत से उसकी जान बच गई है, वरना वो तो बच नहीं पाता। लेकिन जैस्पर को अभी कुछ भी याद नहीं है दोस्तों, इसीलिए वो चले जाती है वहां से। पर वो जैसे ही स्कूल में आती है सभी उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि 1000 बार तुम्हें कॉल किया, तुम कहाँ थी, उठाए क्यों नहीं, परफॉर्मेंसेस खत्म हो गई है।
अब क्या फायदा आकर, कहाँ थी तुम? जैस्पर कहती है कुछ जरूरी काम आ गया था, अपने एक्स से मिलकर आ रही हूँ मैं। इतना कहकर वो उदास होते हुए चली जाती है, किसी से भी बात करने का मूड नहीं होता उसका। तब उसको अकेले देखकर यूरी उसके पास आता है और उसको मनाने की कोशिश करता है, साथ ही वो उसको गिटार बजाना भी सिखाता है। यूरी चाह तो रहा था कि वो बता दे कि कीफर सिर्फ उसका दिल तोड़ने के लिए उसके साथ है और एक मैं ही हूँ जो सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन दोस्तों उसकी हिम्मत नहीं होती। वो जैस्पर से कहता है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, तुम कभी उदास मत होना। इतना कहकर वो उसको किस कर देता है और ये देखकर जैस्पर हैरान, वो दूर कर देती है उसको। उन दोनों को ऐसे दूर से कीफर देख लेता है जो कि म्यूजिक कंपटीशन की ट्रॉफी लेकर आया था। किसको देने के लिए? जैस्पर को देने के लिए, क्योंकि उसने पहले कहा था ना। वो उदास मन से जैस्पर को ट्रॉफी देते हुए कहता है, वादा किया था ना कि ट्रॉफी जरूर लेकर आऊंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। जैस्पर को अभी फिलहाल तो जैस्पर कमरे में सोकर उठती है, जहाँ उसका सर काफी दर्द कर रहा होता है। वो सोचने की कोशिश करती है कि कल रात को क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मैंने शराब वगैरह पी ली थी, फिर क्या हुआ था। फिर वो जब अच्छे से कमरे को चेक करती है तो बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि ये उसका कमरा है ही नहीं। और जब वो दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हुआ था रात को, तब उसे हल्का हल्का याद आता है कि रात को निको उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। और जब वो अपने कपड़े देखती है तो वो भी उल्टे पहने होते हैं। बस दोस्तों, इस चीज से जैस्पर एकदम से डर जाती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, रात को मेरे साथ कुछ अनहोनी तो नहीं होगी। थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाने पर उसको कीफर ही दिखाई देने लग जाता है। जैस्पर कहती है कि कुछ भी सोचो, मुझे कीफर हर जगह नजर क्यों आ रहा है, उसको मैं अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रही हूँ। उसे फिर दोस्तों यूरी भी याद आता है, जब वो और यूरी साथ में थे और दोनों को साथ में कीफर देखकर उदास हो गया था। जैस्पर कहती है आखिर यूरी को क्या हो गया था, क्या वो मुझे पसंद करने लगा है? इसके बारे में मुझे उससे पूछना पड़ेगा। अब हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है ताकि हम जान सके कि असल में क्या हाल हुआ था। तो कल दोस्तों फ्लिक्स की वजह से मैच जीतने पर सारे टीम मेंबर्स ने पार्टी रखी थी, उसमें फ्लिक्स को भी बुलाया गया था। फ्लिक्स जैस्पर की वजह से ही टीम को जीत पाया था, इसलिए वो जैस्पर को भी पार्टी में साथ ले जाता है। यहाँ पर आकर जैस्पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो जाती है, क्योंकि सभी लड़के लड़कियां पूल में मस्ती कर रहे थे, लेकिन तभी वो फ्लिक्स की खुशी के लिए पार्टी में आ जाती है। वो फ्लिक्स से कहती है, मैंने तुम्हें पियानो बजाते हुए सुना था, आखिर तुम इतना अच्छा पियानो कैसे बजा लेते हो? जिस पर फ्लिक्स कहता है कि पर्सी ने जो भी उसको आता था ना, सब मुझे सिखा दिया था। सौतेला भाई होने के बावजूद भी वो अपने असली भाई की तरह मानता था मुझे। खैर छोड़ो, चलो पार्टी में चलते हैं, देर हो जाएगी हमें। इसीलिए वो दोनों अब पार्टी में आ जाते हैं। तब वहाँ पर निको आकर फ्लिक्स से कहता है कि अरे वाह दोस्त, तुम आ गए, बिल्कुल सही काम किया तुमने जैस्पर को लाकर, खूब मजा आएगा आज तो। निको पूरा शराब के नशे में धुत लग रहा होता है। फ्लिक्स जब बाकी लोगों को डांस करते हुए देखता है तो उसको थोड़ा शर्म आ जाती है, लेकिन जैस्पर उसको बड़े फनी स्टेप्स करके दिखाती है और कहती है देखो देखो कितना सिंपल है, जाओ डांस करो, है ना। ये कहकर फ्लिक्स को थोड़ी हिम्मत आती है और इसके बाद सारे के सारे लोग फ्लिक्स की तारीफ करने लगते हैं कि उसी की वजह से हमने फाइनल जीता। सभी उसे कंधे पर बिठाकर डांस कर रहे होते हैं और जैस्पर ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है कि देखो कितने दोस्त बन गए फ्लिक्स के, बहुत ही अच्छा है। अब पार्टी में अकेले घूमते घूमते जैस्पर को भूख लगने लग गई थी, तो वो खाना ढूंढने के लिए जब यहाँ वहाँ भटकती है ना, तब उसको मिका दिखाई देती है जो क्रिस के साथ आई हुई है। उसको देखकर जैस्पर कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें भी पार्टी में इनवाइट किया गया था क्या? मिका कहती है अरे शांत हो जाओ, किसी को बताना मत, सेक्शन ई वालों को यहाँ ना मना था, सिर्फ फ्लिक्स और तुम्हारे अलावा, हम तो छुप कर यहाँ पर आए हैं, पकड़े गए तो फंसेंगे। जैस्पर कहती है बढ़िया यार, मजे करो फिर। तभी एक लड़का जैस्पर से बदतमीजी करने की कोशिश करता है। ये देखकर निको उस लड़के को साइड करते हुए कहता है कि अबे तमीज से रह, जैस्पर को आइंदा कभी हाथ लगाए ना तो अच्छा नहीं होगा। अब ये देखकर तो जैस्पर सोच लेती है कि यार ये निको तो सच में बहुत ही अच्छा है, या फिर ये नाटक कर रहा है अच्छा बनने का। निको कहता है तुम पार्टी में आई हो और शराब को हाथ नहीं लगाया तुमने, थोड़ी सी पी लो। जैस्पर कहती नहीं, मुझे शराब बर्दाश्त नहीं होती, थोड़े में मेरा कंट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए मैं नहीं पीऊंगी। लेकिन तब भी निको जिद पर उतर आता है और इसलिए जैस्पर को थोड़ा सा शराब पीना पड़ता है। इसके बाद निको उसे बाकी दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन तब जैस्पर को दोस्तों निको के बाकी दोस्तों में फ्लिक्स भी दिखाई देता है, जिसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। बेचारे के पूरे चेहरे से खून निकल रहा होता है। अब जैस्पर को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वो जैसे फ्लिक्स के पास जाने वाली होती है तभी निको उसे पकड़ लेता है। फ्लिक्स घबराते हुए उससे कहता है कि हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी जैस्पर, मेरी चिंता मत करो और तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ, ये सब तुम्हारे साथ बहुत ही गलत करने वाले हैं। मुझे जब इनके प्लान के बारे में पता चला ना, तो इन्होंने मुझे मार मार कर ये हाल कर दिया। लेकिन अफसोस की बहुत देर हो जाती है दोस्तों। जैस्पर यहाँ से भाग पाती कि जो शराब निको ने उसको पिलाई थी उसमें नींद की दवा मिली हुई थी, जिससे जैस्पर वहीं पर बेहोश। निको अब जैस्पर से कहता है कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी मस्ती करेंगे। अब प्रेजेंट टाइम में जैस्पर को सारी चीजें याद आ जाती हैं कि कल उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो बड़ी डरी हुई है कि कहीं निको ने मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं की। वो घर से बाहर जाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर केगन नाम का लड़का आ जाता है, जो जैस्पर से कहता है उठ गई तुम? भाई और बाकी
बाकी के तुम्हारे दोस्त पूल के पास है, चाहो तो उनसे मिल लो। जैस्पर केगन को देखकर सोचती है कि इसकी शक्ल तो कीफर से मिल रही है। तो केगन कहता है मैं कीफर का छोटा भाई हूँ और तुम अभी हमारे घर पर हो, मतलब कि कीफर के घर पर। अब जैस्पर फिर सोच में पड़ जाती है कि पार्टी तो निको के घर पर थी, बेहोश होने के बाद मेरी आंख कीफर के घर पर कैसे खुल गई। वो तुरंत पूल के पास आती है जहाँ उसको उसके सारे दोस्त दिखाई देते हैं, जिनमें फ्लेक्स भी शामिल है। तो वो कीफर और यूरी से कहती है अरे मैं यहाँ पर कैसे आई। तब वो दोनों उसे बताते हैं कि कल काफी बार हमने तुम्हें और फ्लिक्स को कॉल लगाया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी फोन नहीं उठाया, जिससे हम लोगों को तुम्हारी टेंशन होने लग गई, इसलिए हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते पार्टी में आ गए। टेंशन मत लो, दुर्घटना घटने से पहले हमने तुम्हें बचा लिया था। वो घटिया इंसान निको, हमने कहा था ना कि कभी उस पर भरोसा मत करना, वो सही इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने उस पर भरोसा करके उसकी दी हुई शराब पी ली। बताओ, वो तो अच्छा हुआ हम समय पर वहां पर पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाता। कुछ देर के बाद कीफर यूरी से कहता है कि हमने जिंदगी में पहली बार एरिस की बात मानी है, पर हमारी मजबूरी थी इसीलिए ये करना पड़ा। इसके बाद हमें फिर से पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कीफर अपने दोस्तों के साथ पूरे गुस्से में पार्टी के अंदर आता है और जैस्पर को आवाज लगाते हुए कहता है कि कहाँ हो तुम। तो मिका बताती है मैंने निको को उसके साथ देखा था, शायद वो ऊपर के कमरे में जा रहा था किसी बेहोश लड़की को लेकर साथ में। हाँ, मेरे ख्याल से वो जैस्पर ही होगी, एक बार चेक कर लो। ये सुनकर कीफर कहता है कि अगर उसने जैस्पर के साथ कुछ भी किया होगा ना, तो बस आज निको की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, जान से मार दूंगा उसको। तो वहीं उसी पार्टी में एरिस भी दोस्तों एला के साथ आया था। उसको फ्लिक्स बुरी हालत में दिखाई देता है। एरिस निको के दोस्तों से कहता है कि ये क्या किया तुमने इसके साथ, आखिर क्या हुआ यहाँ पर। तभी फ्लेक्स एरिस से कहता है कि जैस्पर को बचाओ, निको उसके साथ गलत करने के लिए गया हुआ है। निको के दोस्त एरिस से कहते हैं कि देख भाई, ये फ्लेक्स झूठ कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जैस्पर तो यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन एरिस उन सबको ही मारने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैस्पर के साथ कुछ करने की। वो भागकर निको के कमरे की ओर जाता है ताकि जैस्पर को बचा सके। तब तक वहाँ पर यूरी और कीफर भी आ जाते हैं, जिन्हें एरिस निको को मारते हुए दिखाई देता है। मार मार कर एरिस ने निको की बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निको वहाँ से भाग जाता है। फिर तब एरिस कीफर से कहता है कि तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जैस्पर के ऊपर कपड़े रख कर आता हूँ, टेंशन मत लो, कुछ करने से पहले मैं पहुंच गया था। थोड़ी देर के बाद एरिस यूरी और कीफर को भी कमरे के अंदर बुला लेता है, जहाँ जल्दी में एरिस ने जैस्पर को उल्टे कपड़े पहना दिए थे। अब वो कीफर से कहता है कि तुम इसे अपने घर पर लेकर जाओ, क्योंकि अगर इसको होश आया तो ये मुझसे कई सारे सवाल करेगी, इसलिए मेरे बस की बात नहीं है, तुम इसको लेकर जाओ और कहना कि तुमने इसको बचाया है। और यही वो पहली बार था दोस्तों जब कीफर ने एरिस की बात मानी थी। अब प्रेजेंट टाइम पर यूरी कीफर से कहता है कि भाई, क्या अब भी तुम जैस्पर की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो या कुछ और है? अगर तुमने उसको धोखा दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, प्लीज यार ये प्यार का नाटक बंद कर दो, और अगर सच में करते हो तो सीधा उसको बता दो, जैसे कि मैंने उससे कह दिया कि मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है। अब वो जो भी जवाब दे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मैं उसको धोखा तो नहीं दे रहा, उसके साथ प्यार का नाटक तो नहीं कर रहा। ये सुनकर कीफर को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर यूरी कैसे जैस्पर से ऐसी बातें कह सकता है, लेकिन वो बाहर से अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करता और यूरी से कहता है कि तुम जैस्पर को पसंद करने लगे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना खेल खत्म कर दूंगा, मुझे एरिस से बदला लेना है बस, और सिर्फ वही एक जरिया है ये करने का, मतलब झूठा प्यार। लेकिन दोस्तों अंदर से कीफर अपना गुस्सा रोक नहीं पाता, क्योंकि वो सच में प्यार करने लग गया था। उसे इस बात का गुस्सा है कि यूरी क्यों उससे प्यार कर रहा है, और ये बात इससे भी जाहिर हो जाती है क्योंकि जो उसके हाथ में शराब का गिलास होता है ना, वो हाथ ही में टूट जाता है गुस्से से। ये चीज देखकर यूरी को पुरानी बात याद आ जाती है, जब जैस्पर उससे कहती है कि तुमने मुझे किस किया था, इसका आखिर में मैं क्या मतलब समझू, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? तो यूरी कहता है अब ना बोलूंगा तो तुम्हें लगेगा मैं झूठ कह रहा हूँ, इसलिए हाँ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन मुझे तुम्हारे जवाब से ज्यादा खुशी होगी, चाहे तो तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट कर दो, या फिर मुझे अच्छा दोस्त समझो, मैं उसी में खुश हूँ। वेल दोस्तों, अब कैगन वहाँ पर आकर सभी से कहता है कि खाना लग गया, जल्दी आ जाओ खाने के लिए। सभी खाना खाने आ जाते हैं। तब जैस्पर यूरी से कहती है कीफर को अचानक से क्या हो गया, ग्लास कैसे टूट गया उसके हाथ में, कुछ बात हुई थी क्या तुम्हारी उससे? यूरी कहता है हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लो, मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि जो उसे पसंद नहीं आया, इसलिए गुस्से में उसने ग्लास ही तोड़ दिया। ये सुनकर जैस्पर हैरान कि ऐसा क्या कह दिया भाई यूरी ने। अब खाने पर बैठने के बाद जैस्पर की मुलाकात कीफर के एक और छोटे भाई से होती है, जो कि बिल्कुल ही कीफर जैसा है, एकदम गुस्से वाला। उसको देखकर जैस्पर कहती है मुझे तो लगता था सबसे ज्यादा गुस्से वाला कीफर ही है, लेकिन ये तो कीफर से भी 2 कदम आगे निकला, बताओ। और फिर सारे दोस्त मिलकर बड़े मजे से खाना खाते हैं। टाइम ज्यादा होता हुआ देखकर जैस्पर कहती है अब मुझे देखो घर जाना होगा, घर पर सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो कीफर कहता है उसकी टेंशन मत लो, मैंने एंजेलो से बात कर ली है, उसे सब कुछ बता दिया है मैंने कि क्या क्या हुआ था, इसलिए तुम आराम से बैठो, पहली बार मेरे घर पर आई हो, इतनी जल्दी कैसे जाओगी? ये सुनकर जैस्पर भी खुश हो जाती है। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं और आज सभी का लास्ट पेपर होता है। टीचर कहती है कल से छुट्टियां चालू हो जाएंगी तो एंजॉय करना, हाँ, और इस बार के रिजल्ट्स का सेम रूल रहेगा, जिसके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे उसका नाम बोर्ड पर आएगा। तो देखते हैं इस बार कौन टॉप मारता है। सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। जैस्पर तो सबसे ज्यादा खुश है
क्योंकि छुट्टियां किसको पसंद नहीं होती। उसको ऐसे खुश देखकर कीफर और यूरी भी काफी अच्छा फील करते हैं। अब सिन जैस्पर से कहता है, तुम्हें पता है इस बार मैं टॉप करने वाला हूँ, पूरे 100 में से 100 मार्क्स लाऊंगा। जैस्पर कहती है, शक्ल देखी कभी आईने में, बड़े आए टॉप करने वाले, कभी नहीं होगा ऐसा, भूल जाओ। तो सिन कहता है, चलो शर्त लगाते हैं। जैस्पर भी कहती है, शर्त तो लगा लो, लेकिन हारने पर क्या करना होगा। तो थोड़ी देर सोचने के बाद सिन कहता है, अगर मैंने टॉप किया तो अपनी क्लास में जो लड़का तुम्हें पसंद है तुम उसे किस करोगी। ये सुनकर जैस्पर कहती, पागल हो क्या, नहीं नहीं ऐसी शर्तें मैंने लगाती। लेकिन सिन उसको जोश दिलाता है कि डर गई, इसलिए तो शर्त नहीं लगा रही तुम। जैस्पर को आ जाता है गुस्सा और गुस्से में कह देती है, ठीक है लगी शर्त, लेकिन मुझे पता है कि तुम टॉप करने वाले नहीं हो, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अब रात को बच्चों की हैलोवीन पार्टी होती है जिसमें सिन जैस्पर को भी साथ लेकर जाता है। वहां कर जैस्पर को काफी अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मजे कर रहे होते हैं। तब जैस्पर को भी सभी बच्चों की तरह चॉकलेट्स मिलती है, लेकिन कीफर का छोटा भाई वहां पर आकर उससे कहता है, ये चॉकलेट तुम नहीं ले सकती, ये तो बच्चों के लिए है। पर तभी वहां पर कीफर आकर कहता है, अरे बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या, वापस करो जैस्पर को चॉकलेट, ये उसे मिली थी मतलब उसकी है। पर छोटे भाई को उदास देखकर जैस्पर कीफर से कहती है, रहने दो ना, बच्चा ही तो है, चॉकलेट से खुश हो जाएगा, रहने दो। इसीलिए वो चॉकलेट कीफर के छोटे भाई को वापस दे देती है। तभी वहाँ पर सिन भी आ जाता है जिसने दूसरे बच्चों के चॉकलेट्स का डिब्बा उठा लिया था। एक लड़का वहाँ पर आकर सिन को डांट भी लगाता है कि बड़े हो गए हो लेकिन अकल नहीं है तुम्हारे पास, ऐसे कोई चोरी करता है क्या बच्चों की चीजों को। तब जैस्पर उस लड़के से माफी मांगकर कहती है, सॉरी भैया, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि अरे ये भैया मत कहो, तुम तो बड़ी सुंदर हो, सॉरी से अच्छा मेरे साथ डेट पे चलो, बड़ा मजा आएगा। और ये देखकर वहाँ कीफर को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है, कोई भी लड़की दिखेगी और उसको डेट पर चलने के लिए बोलोगे तो चली जाएगी क्या वो, अरे क्या हरकतें मत करो यहाँ पर। वो लड़का भी कहता है कि अबे तू है कौन, क्या लगती है तेरी, भाई है क्या इसका। कीफर कहता है, हस्बैंड हूँ इसका, मेरी पत्नी है ये, और कुछ पूछना है तुझे। ये सुनकर उस लड़के का तो मुंह ही बंद हो जाता है और वो चला जाता है वहाँ से। जैस्पर ये सुनने के बाद तो बस कीफर को ही देखी जाती है कि अब इसका जवाब क्या दूं मैं, बॉयफ्रेंड नहीं सीधा हस्बैंड बना दिया इसने। फिर कीफर जैस्पर के लिए कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेने जाता है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसने मास्क लगाया हुआ है। उसको देखकर जैस्पर कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, मेरा पीछा कर रहे थे, कौन हो तुम। तो वो लड़का कहता है, मेरा नाम पर्सी मरियानो है। जैस्पर हैरान क्योंकि उसका भी सरनेम जैस्पर मरियानो फर्नांडिस है। पर्सी कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में मुझे लेकर कई सारे सवाल होंगे, लेकिन एक साथ जवाब जानकर तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए सही टाइम आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते कीफर आता है कि कौन था वो लड़का। जैस्पर कहती, कोई नहीं, बस ड्रिंक्स के लिए पूछ रहा था, मैंने मना कर दिया। इसके बाद कीफर और जैस्पर दोनों आराम से बैठकर बाकी सभी को डांस वगैरह करते हुए देख रहे होते हैं। एक लड़की कीफर के पास आकर कहती है, मेरे साथ डांस करोगे। तो कीफर उसको नहीं जैस्पर से कहता है, आ जाओ चलो डांस करते हैं। लेकिन जैस्पर डांस करना नहीं चाहती, इसलिए उसका मूड बनाने के लिए कीफर उसी लड़की के साथ डांस करने चला जाता है। वो डांस करते हुए जैस्पर को जलाने की कोशिश करता है। बेचारी जैस्पर काफी कोशिश करती है लेकिन उसको बर्दाश्त ही नहीं होता कि कीफर आराम से दूसरी लड़की के साथ डांस कर रहा है और मुझे इग्नोर कर रहा है। ये देखकर तो कीफर जैस्पर के पास आकर कहता है कि बस बस, तुम्हारे गुस्से से पार्टी में आग लग रही है, मैं तो बस तुम्हारा मूड बनाने की कोशिश कर रहा था, आ जाओ डांस करते हैं। जैस्पर हो जाती बड़ी खुश और फिर वो और कीफर आपस में डांस करते हैं। जैस्पर को डांस करना नहीं आता तो वो कीफर के सारे स्टेप्स को फॉलो कर रही होती है। अब कीफर को इतना करीब देखकर जैस्पर एकदम से कुछ ज्यादा ही शर्मा जाती है। काफी रोमांटिक सीन बन जाता है। इसमें दोनों बड़े खुश लग रहे हैं, शर्माए हुए भी होते हैं। दोनों कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए कीफर जैस्पर को बस अपना ख्याल रखने को कहकर चला जाता है। उसको जाते हुए जैस्पर बस देख ही रही होती है। वो मन ही मन सोचती है कि इससे मुझे सवाल तो बहुत सारे करने हैं, लेकिन जब भी कहने जाती हूँ तो हिम्मत नहीं होती, आखिर कैसे इसको अपने दिल की बात बताऊं। तभी वहाँ पर एरिस आकर जैस्पर से कहता है कि तुम फिर कीफर के साथ घूम रही थी ना, अरे डेली का हो गया तुम्हारा, तो अब जल्दी घर के अंदर आओ वरना पूरी रात दरवाजे के बाहर रखूंगा। जैस्पर भी जल्दी से घर के अंदर चली आती है। अब घर आने के बाद जैस्पर कीफर के बारे में सोचती है कि तभी दोस्तों वो उसको मैसेज कर देता है कि मैं घर पहुंच गया हूँ, आराम से सो जाना। तो जैस्पर भी बड़ी खुश होती है कि चलो बढ़िया है, और वो उसे भी स्वीट ड्रीम्स लिखने वाली होती है, लेकिन फिर अपने हाथ रोक लेती कि नहीं, मैं स्वीट ड्रीम्स कहूँ वो भी इस शैतान को, कभी नहीं, इसको तो बुरे से बुरे सपने आने चाहिए। फिर दोस्तों वो कीफर के साथ बिताए रोमांटिक पलों को याद करके काफी ज्यादा उछल रही होती है कि कैसे बयां करूं अपनी ये फीलिंग्स। अच्छा भी लग रहा है और समझ भी नहीं आ रहा कि जो मेरे और कीफर के साथ हो रहा है वो सब सच है या फिर मैं ही कीफर की दोस्ती को प्यार समझ रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसको यूरी मैसेज करके कहता है कि हॉलीडेज खत्म हो गए, कल से स्कूल है, कैसा रहा तुम्हारा हॉलीडे, मुझे याद किया क्या। ये सुनकर जैस्पर उसको कोई जवाब नहीं देती और दोबारा से सोच में पड़ जाती है कि कहीं यूरी भी तो मुझसे प्यार नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो फिर
मैं दोनों को क्या जवाब दूंगी। मुझे लगता है मेरा भी वैसा हाल हो रहा है जैसा एला का उस टाइम हुआ था। उसको भी कीफर और यूरी दोनों पसंद करते थे, लेकिन उसने कीफर को चुना। कहीं इस बार भी यूरी के साथ वही ना हो जाए। कहीं इस बार भी मैं अगर कीफर को चुन लेती हूँ तो यूरी के साथ फिर बुरा हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार एला ने भी उसको ठुकरा दिया, और अगर इस बार मैं भी कीफर के साथ जाती हूँ तो मैं भी उसे ठुकरा दूंगी। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी दोस्तों उसको अननोन नंबर से मैसेज आता है, जहाँ दूसरी तरफ से पर्सी कह रहा होता है कि जैस्पर सुनो, कल मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैस्पर हैरान रह जाती है सुनकर कि मेरा कोई भाई भी है क्या? आज तक तो मुझे पता नहीं चला। ना तो माँ मुझे प्यार करती है और न जाने पिता कहाँ चले गए, ऊपर से मेरा कोई भाई भी है ये भी मुझे पता नहीं। बताओ। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि कल वो पर्सी से मिलने जाएगी ताकि जान सके कि वो बताना क्या चाहता है। अगले दिन जैस्पर स्कूल आती है, जहाँ सारे बच्चे अपना रिजल्ट देखने आए होते हैं। जैस्पर को तो डर है दोस्तों कि कहीं सिन ने टॉप ना कर लिया हो, क्योंकि अगर कर लिया तो शर्त ये हार जाएगी। तभी वहाँ पर ड्रू नाम का स्टूडेंट आता है, जो कि जैस्पर का ही क्लासमेट है। वो जैस्पर से कहता है कि जैस्पर सुनो ना, मुझे एक बहुत ही खास काम के लिए थोड़े पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे उधार दे दोगी? मैं बाद में पक्का लौटा दूंगा। जैस्पर कहती है सेक्शन ई वाले बंदों पर भरोसा करूं कि वो पैसे लौटा देंगे, बहुत ही मुश्किल काम है ये, पर फिर भी मैं तुम्हें पैसे कल तक दे दूंगी। ये सुनकर ड्रू हो जाता है खुश। इसके बाद वो दोनों अपना अपना रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं, जहाँ जैस्पर ने 84.5 मार्क्स स्कोर किए थे तो सिन ने पूरे के पूरे 100 दोस्तों। और ये देखकर जैस्पर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो एकदम से घबरा जाती है कि अब मैं गई काम से, जिसका डर था वही हो गया। बस तभी वहां पर सिन भी पहुंच जाता है और कहता है कि क्यों कहा था ना मैंने कि टॉप करूंगा, चलो चलो अब चैलेंज पूरा करने का टाइम आ गया है। ये देखकर जैस्पर तो वहां से भागने लगती है कि मुझे कोई चैलेंज पूरा नहीं करना। लेकिन जैसे ही वो क्लास में आती है, सिन उसको घेर लेता है कि ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगा, चैलेंज लिया था तुमने तो अब हारने पर उसकी भरपाई भी तुम्हें करनी होगी। बाकी स्टूडेंट्स उससे कहते हैं कि क्या हो गया सिन, क्यों परेशान कर रहे हो जैस्पर को? तो सिन उन सभी को बताता है कि अरे मैंने जैस्पर के साथ एक चैलेंज लगाया था और चैलेंज ये हार गई। अब हारने के बदले उसको हमारी क्लास में से किसी एक बंदे को किस करना होगा। ये सुनकर सारी क्लास खुश कि वाह भाई, कौन होगा वो इंसान? सभी खुद को ही कहने लगते हैं कि मैं हूँ। दूसरा कहता है कि मैं होऊंगा। एक कहता है कि जैस्पर मैं तुम्हारे टाइप का बंदा हूँ, मुझे किस करो। और यहाँ कीफर और यूरी के मन में तो अलग ही लड्डू फूट रहे होते हैं कि जैस्पर देखते हैं आखिर क्या करती है। कोई भी उसको वहां से जाने नहीं देता, इसीलिए वो क्लास में ही सो रहे डेविड को किस कर देती है और उससे कहती है आराम से सो जाओ, बाद में सब बता दूंगी तुम्हें, ओके? लेकिन दोस्तों इस चीज से क्लास के सारे स्टूडेंट्स डेविड के पीछे पड़ जाते हैं कि तुमने हमारा किस करने का मौका गंवा दिया, नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। वो बेचारा आधी नींद में ही वहां से भागने लगता है कि ये हो क्या रहा है। अब कुछ देर के बाद जैस्पर को पर्सी का मैसेज आता है। वो कहता है कि मॉल के पास आकर मिलो, मैं वहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जैस्पर तुरंत वहाँ के लिए निकल जाती है, लेकिन जब वो पर्सी से बात कर रही होती है तो कीफर को वो थोड़ा टेंशन में भी लगती है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ जैस्पर का पीछा करने लगता है कि आखिर ये जा कहाँ रही है। लेकिन इसके बारे में पर्सी को पता चल जाता है, तो वो जैस्पर से कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त हम पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए माफ करना, हम किसी और दिन मिलेंगे, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आ सकता। जैस्पर कहती है कि कम से कम मेरे भाई के बारे में तो बता दो। पर्सी कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे आसपास ही है, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने तुमसे बहुत सी चीजें छुपा के रखी हुई है। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। ये सुनकर जैस्पर इमोशनल होते हुए वहीं पर रोने भी लगती है। तभी वहां पर आकर कीफर उससे कहता है क्या हो गया, रो क्यों रही हो? तो जैस्पर कहती है आज तुम लोगों की वजह से मैं अपने भाई के बारे में नहीं जान पाई। पर्सी मुझे मेरे भाई के बारे में बताने वाला था, लेकिन तुम लोगों को देखकर वो चला गया यहाँ से। आखिर पर्सी का राज क्या है, कोई बताएगा मुझे? और कितने राज हैं जो तुम लोगों ने मुझसे छुपा के रखे हुए हैं? ये सुनकर कीफर और बाकी हैरान रह जाते हैं कि पर्सी जिंदा है क्या। वो जैस्पर को फ्लिक्स के घर लेकर आते हैं, जहाँ फ्लिक्स अपने सौतेले भाई पर्सी की फोटो दिखाकर कहता है कि सुनो, तुमने जिससे बात की क्या वो यही है? जैस्पर कहती हाँ यही वो पर्सी है। फ्लिक्स को तो यकीन ही नहीं होता कि हम तो मानते थे कि पर्सी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो तो जिंदा है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही हो सकती है? तो जैस्पर कहती प्लीज पहले ये बताओ पर्सी के साथ हुआ क्या था जो तुम सब उसे मरा हुआ मानते हो, बताओ। तब कीफर बताता है ये काफी पुरानी बात है, जब एरिस क्लास का सबसे शांत बच्चा हुआ करता था, मैं, यूरी और पर्सी उसके दोस्त थे। हमने फैसला लिया कि हम उसको जिंदगी एंजॉय करना सिखाएंगे, तो हम निकल गए लॉन्ग ड्राइव पर। लेकिन हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं और यूरी तो गाड़ी से पहले बाहर आ गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से गाड़ी खाई में जा गिरी। पर थोड़ी देर के बाद एरिस भी गाड़ी से बाहर निकल आया, लेकिन पर्सी को वहीं छोड़ दिया। अब दोनों के बीच क्या हुआ था वो तो नहीं पता, लेकिन हमने सिर्फ एरिस को अकेले आते हुए देखा था, बस। खैर जो भी है, तुम्हें पर्सी के करीब नहीं जाना चाहिए, बता रहा हूँ। हो सकता है वो तुम्हारा इस्तेमाल करे ताकि तुम्हारे जरिए वो एरिस से बदला ले सके, क्योंकि अभी तो ये कंफर्म नहीं है उन दोनों के बीच हुआ क्या था, लेकिन पक्का कुछ गलत हुआ था उनके बीच। अब फ्लिक्स कहता है वो मेरा भाई है, अच्छे से जानता हूँ मैं उसको।
वो बदला लेने के लिए जैस्पर का इस्तेमाल कभी सपने में भी नहीं करेगा। अब रात को जैस्पर अपने कमरे में होती है, जहाँ बार बार उसे यही ख्याल आता है कि आखिर पर्सी, जिसे मैं जानती तक नहीं, वो मेरे भाई के बारे में कैसे जानता है, ये सब हो क्या रहा है। ऐसी कितनी बातें हैं जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। जवाब ढूंढने जाती हूँ तो एक और सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी पर्सी उसको फोन करके कहता है, माफ करना जैस्पर, तुम्हें बुलाकर मैं मिलने नहीं आ पाया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, एक बार जब सब ठीक हो जाएगा तो उसके बाद मैं खुद अपने दोस्तों के सामने आ जाऊंगा। जैस्पर कहते, मुझे सिर्फ इसका जवाब दो, क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो ताकि एरिस से बदला ले सको? पर्सी कहता है, पागल हो क्या, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, तुमसे मेरी क्या दुश्मनी है बताओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सवाल है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं जल्दी तुम्हें सब बता दूंगा। अब पूरी रात सवालों के जवाब ढूंढने में निकल जाते हैं, इसीलिए जैस्पर कल स्कूल आने के बाद ही सो जाती है। उसको प्यार से सोता देखकर कीफर उसकी फोटोज खींचने लगता है। तभी जैस्पर की आंख भी खुल जाती है। वो कीफर से कहती है, चलो डिलीट करो सारी फोटोज। लेकिन कीफर तो मोबाइल देने से रहा। वो कूद कूद कर मोबाइल लेने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी कीफर उसे नहीं देता। दोनों को ऐसे साथ में यूरी तो बस देखे ही जा रहा होता है। उसको बुरा तो लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। अब क्लास में टीचर भी आ जाते हैं, तो कीफर से नाराज होने का नाटक करते हुए जैस्पर अपनी बेंच उसके बगल से खिसका लेती है और यूरी की ओर जाने लगती है। लेकिन जितनी भी बेंच वो खिसकाती, कीफर भी अपनी बेंच उसके करीब लेकर आ जाता, जिस वजह से बीच में जैस्पर हो जाती और उसके इधर उधर कीफर और यूरी। अब लेक्चर पूरा होने के बाद टीचर सभी बच्चों से कहती है, इस साल भी हमें हैमिल्टन यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में बुलाया, तो जिसको जिसको जाना है वो फॉर्म भरकर सबमिट कर सकता है। जैस्पर यूरी से पूछती है, हैमिल्टन यूनिवर्सिटी का चक्कर क्या है? तब यूरी बताता है कि हर साल हैमिल्टन यूनिवर्सिटी वाले हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपना कॉलेज कैंपस दिखाने ले जाते हैं। बिल्कुल पिकनिक जैसा लगता है, कोई भी ये मौका नहीं छोड़ता, सारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं। ये सुनकर जैस्पर भी खुश हो जाती है कि चलो मैं भी वहाँ जाऊंगी। तो वो कीफर को भी फॉर्म भरने को कहती है, लेकिन कीफर तो लेक्चर सुनते सुनते सो गया था। ये देखकर कीफर के मन में आता है एक आइडिया। वो मार कर लेकर कीफर के सोए होने का फायदा उठाते हुए उसकी मूछें बना देती है, जिसके बाद जब कीफर नींद से जागता है तो सारी क्लास उस पर हंस देती है। अब उसको समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो गया, इनको हंस क्यों रहे मेरे ऊपर, जोकर दिख रहा हूँ क्या इनको मैं? पर जब वो खुद को कैमरे में देखता है तब उसे पता चलता है कि उस पर हंसने का कारण ये उसकी मूछें, और उसे समझ भी आ गया था कि यह काम जैस्पर के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। ये देखकर यूरी तुरंत जैस्पर को पकड़ लेता है और कीफर से कहता है, ये इसी का काम था, इसकी भी मूछें बना दो। बस कीफर भी जैस्पर की मूछें बना देता है। देखते देखते सारी क्लास एक दूसरे के मुंह पे स्केचेस करने लग जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स बड़े खुश लगते हैं और उन्हें खुश देखकर जैस्पर को भी काफी अच्छा लगता है। अब ड्रू जैस्पर के पास आकर कहता है, जैस्पर क्या कल की बात तुम्हें याद है, हमने कुछ बात की थी? तो जैस्पर उसको अपने पर्स में से पैसे देते हुए कहती है, हाँ हाँ मुझे याद है, ये लो पैसे, और जब टाइम आ जाए तो लौटा देना। वैसे बताओगे नहीं किस चीज के लिए पैसे मांग रहे हो? तो ड्रू कहता है, कुछ जरूरी काम है, बाद में बता दूंगा तुम्हें, बट थैंक यू पैसे देने के लिए। अब जैस्पर स्कूल से घर आ जाती है, जहाँ उसको एरिस, मिका, एला और फ्रेया आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। किसी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए वो चारों यहाँ पर आए हुए थे। फ्रेया जैस्पर को देखकर कहती है, ऐसे क्या देख रही हो, हमें भी स्कूल से बाहर निकालना चाहती हो क्या? जैसे कि तुमने निको को बाहर कर दिया, पर तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है हमारे साथ कुछ करने की। ये सुनकर एरिस उसको चुप करवा देता है कि बस बहुत हो गया, बीती बातें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, समझी? अब जैस्पर जब खाने पर बैठी होती है तब उसको सामने एला दिखाई देती है। उसको देखकर वो मन ही मन कहती है, ये कितनी ज्यादा सुंदर है, तभी तो हर लड़का इस पर मरता है। इसकी सुंदरता की वजह से ही यूरी और कीफर इसके दीवाने हो गए थे शायद, लेकिन मेरे अंदर ऐसा क्या है, मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ, पर फिर भी वो दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं सोच रही हूँ कि वो दोनों मुझे पसंद करते हैं और कीफर के साथ थोड़ा सा रोमांटिक सीन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं भी यार ये छोटी छोटी बातों को बड़ा समझ लेती हूँ, जबकि एला तो हर मामले में मुझसे आगे है। उसको छोड़कर कोई मुझे क्यों पसंद करेगा? दोस्तों ये सारी चीजें अब जैस्पर के दिमाग में आती है कि मैं मतलब सुंदर नहीं हूँ, फिर मुझे क्यों पसंद कर रहा है कोई। और ये बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, क्योंकि वो कीफर से सच में प्यार करने लगी थी। और अगर कीफर के दिल में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा खुद को तैयार रखने की कोशिश कर रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम वो खुद को संभाल पाए। ऐसा मतलब अगर कीफर ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो खुद को उस रिजेक्शन के लिए तैयार कर रही है। अगले दिन स्कूल में ड्रू जैस्पर को कॉल करके कहता है, जैस्पर थोड़े पैसे और दोगे क्या? मुझे एक इमरजेंसी आ गई है, मैं अभी किंग्स ग्राउंड कैफे के पास हूँ, तुम प्लीज यहाँ पर आकर पैसे दे दो, वरना ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर जैस्पर घबरा जाती है कि हो क्या रहा है, आखिर किस मुसीबत में फंस गए हो ड्रू?
तभी वहां पर यूरी भी आ जाता है। वो कहता है सब ठीक तो है ना जेस्पर, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तो जेस्पर कहती है वो ड्रू है ना, वो किंग्स ग्राउंड में गया है और कह रहा है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है, और ये भी कह रहा है कि अगर उन लोगों को पैसे नहीं दिए तो वो मार देंगे मुझे, और इसी के लिए मुझसे पैसे मांग रहा है। यूरी भी घबरा जाता है ये सुनकर कि ड्रू काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, शायद मुझे अभी किंग्स ग्राउंड जाना होगा। जेस्पर भी उसके साथ जाने की जिद करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि जान सकूं कि वहां पर हो क्या रहा है। इसीलिए यूरी उसको भी अपने साथ लेकर किंग्स ग्राउंड आ जाता है, जहाँ कैफे के पीछे एक फाइटिंग क्लब है दोस्तों। यहाँ इलीगल फाइट्स होती हैं, और ऐसी एक फाइट पर ड्रू ने पैसे लगा दिए थे, पर खुद के पैसे तो छोड़ो, अब वो कर्ज में जा चुका था। यही फाइट में पैसे लगाने के लिए उसने जेस्पर से झूठ बोलकर पैसे मांगे थे। अब वहाँ फाइटिंग क्लब का बॉस आता है, जो कि पहले सेक्शन ई का स्टूडेंट रह चुका है दोस्तों। यूरी उसको देखकर कहता है कि जितने भी पैसे ड्रू पर कर्ज है मैं सारे चुका दूंगा, लेकिन उसको छोड़ दो। पर बॉस कहता है कि अब तुम तैयार ही हो ड्रू के कर्ज की भरपाई करने के लिए, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें रिंग में उतरना पड़ेगा। जीत गए तो ड्रू को लेकर जा सकते हो, वरना तो ड्रू आज नहीं बचेगा। बस ये सुनकर यूरी और जेस्पर दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन तब भी यूरी ड्रू की खातिर दोस्तों इस फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जेस्पर उसको रोकने की कोशिश करती भी है, लेकिन वो नहीं रुकता। इधर कीफर कुछ बढ़िया स्नैक्स खरीद लेता है ताकि जेस्पर के साथ खा सके। वो जेस्पर को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार फोन लगने के बावजूद भी वो फोन नहीं उठा पाती। इस चीज से कीफर को टेंशन होने लग जाती है कि वो कहाँ होगी, सब ठीक तो होगा ना। कीफर का हैकर दोस्त अपने हैकिंग स्किल का इस्तेमाल करके पता लगा लेता है कि जेस्पर अभी किंग्स ग्राउंड में मौजूद है। ये सुनते ही कीफर परेशान हो जाता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है, मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा। इसीलिए वो भी किंग्स ग्राउंड के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर यूरी रिंग के अंदर आ चुका था दोस्तों, और उसके सामने जो ओपोनेंट खड़ा है उसको देखकर यूरी को कीफर की याद आ जाती है कि आज से पहले मैं यहाँ लड़ाई करने आया था तो मेरी लड़ाई कीफर के साथ ही हुई थी, एला को लेकर। मैं गुस्से में था उस समय कि एला ने मेरे बजाय कीफर को क्यों चुना। यही बातें याद करके यूरी का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसको उसका ओपोनेंट कीफर जैसा ही दिखाई देता है दोस्तों, इसीलिए यूरी उसे बहुत ज्यादा मारता है, ये कहते हुए कि मुझे तुमसे जलन होती है, पहले भी एला ने तुम्हें ही चुना, अब जेस्पर भी तुम्हें चुन रही है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। वो कीफर समझकर दोस्तों अपोनेंट को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुद को होश में लेकर आ जाता है कि नहीं, कीफर मेरा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कुछ गलत चीजें अपने मन में कभी नहीं रखूंगा। इसीलिए वो हमला करना रोक देता है, और तब मौका पाकर अपोनेंट यूरी को बहुत मारता है, मारते मारते उसकी भी हालत खराब कर देता है, जो देखकर जेस्पर को बुरा भी लगता है। यूरी की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये चीज यूरी से बर्दाश्त नहीं होती कि मैं जेस्पर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। इसके बाद वो कुछ ही मूव्स में अपने अपोनेंट को हरा देता है, और तुरंत जेस्पर के पास आकर उसको गले लगाते हुए कहता है, यार तुम रोने क्यों लगी हो, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से अगर तुम्हें रोना आया है तो मुझे माफ कर दो। जेस्पर कहती, मुझे तुम्हारे लिए टेंशन हो गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो यूरी वादा करता है कि आज के बाद कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा, इसीलिए अब तो खुश हो जाओ। दोनों को ऐसे साथ में देखकर ड्रू कहता है, समथिंग है, कुछ चल रहा है क्या? ये सुनकर जेस्पर उसको मारते हुए कहती है, जितनी अकल है उतनी जलाई करो, ज्यादा बकबक मत करो, और हाँ आइंदा कभी यहाँ पैसे लगाए ना तो बहुत पीटूंगी तुम्हें। अब फाइटिंग क्लब में कीफर आकर ड्रू को एक थप्पड़ लगा देता है कि तेरी हिम्मत कैसे भी है ये फालतू की चीजें करने की, और इसमें जेस्पर को घसीटने की, तुझे पता भी है कितनी बेकार जगह है ये। वो जेस्पर से कहता है कि आओ मेरे साथ, हम घर चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगता है, लेकिन बॉस कहता है, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, अंदर आए हो तो तुम्हें भी एक लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन कीफर बॉस की गुंडों की ऐसी धुलाई करके जेस्पर के साथ भागने लगता है ताकि वो दोनों फाइटिंग क्लब से दूर आ जाए। दोनों भागते हुए बड़े खुश भी होते हैं, मानो कि कमाल का एडवेंचर कर लिया हो दोनों ने। लेकिन ये दोनों तो खुश हैं, पर यार वो बेचारा दूर खड़ा यूरी उदास खड़ा है, और उदासी से इनको देखे जा रहा है। यूरी के लिए सच में दोस्तों काफी बुरा लग गया यार। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यूरी और जेस्पर की लव स्टोरी पूरी होती भी है या नहीं, और रेस्टोरेंट में बैठकर जेस्पर के आने का इंतजार कर रहा होता है। वो उसको मैसेज करके भी पूछता है कि जेस्पर आखिर तुम कहाँ हो, कब तक आओगी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब इंतजार करते करते उसको कुछ पुरानी चीजें याद आने लगती है। जब वो सभी मेले में गए थे ना घूमने के लिए, उस वक्त आसमानी झूले में झूलने के लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई थी, और सबसे आगे कुछ लड़कियां खड़ी थी। तो उन्हें वहां से हटाने के लिए यूरी उन लड़कियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि देखो आज मैं एक लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ, वो मेरे साथ झूले में बैठ जाएगी तो उसको प्रपोज करूंगा, तो क्या तुम एक छोटा सा काम कर दोगे, हमें पहले झूले में जाने दो। ये सुनकर वो लड़कियां कहती हैं बिल्कुल कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। वैसे जिस भी लड़की को तुम प्रपोज करने वाले हो ना, बड़ी खुशकिस्मत होगी वो, क्योंकि उसके लिए इतने सोचने वाले इंसान जो हो तुम,
वहीं खड़ी जेस्पर सारी चीजें देखकर बड़ी खुश हो रही थी कि यूरी ने क्या बढ़िया दिमाग लगाया झूले में झूलने के लिए। अब दोस्तों यूरी तो सच में अपनी फीलिंग्स बाहर निकालने वाला था, मतलब उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन जेस्पर ने सोचा ये झूले में झूलने के लिए यूरी मजाक कर रहा है उन लड़कियों के साथ, जबकि यूरी तो सच में दिल से चाह रहा था कि वो जेस्पर को प्रपोज कर दे, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं होती। अब यूरी जब रेस्टोरेंट में बैठा होता है तो उसके पास एक अंगूठी भी होती है, क्योंकि आज वो जेस्पर से अपने दिल की बात कहते हुए उसे प्रपोज करने वाला है, ताकि जान सके कि असल में जेस्पर उसके बारे में क्या सोचती है। इस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड भी होता है। दोबारा से दोस्तों हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां जेस्पर स्कूल में बहुत ही परेशान लग रही है। वो कहती है अगर एंजेलो को पता चला तो वो तो पक्का मुझे बहुत डांट लगाएगा। मैंने बिना उसकी परमिशन के उसके नकली साइन हैमिल्टन यूनिवर्सिटी के फॉर्म पर कर दिया, बस उसको ना पता चले तो बेहतर ही रहेगा। दोस्तों एंजेलो जेस्पर को हैमिल्टन यूनिवर्सिटी जाने देना ही नहीं चाहता था, इसीलिए उसने वो फॉर्म भरा ही नहीं। पर जेस्पर को तो पहले से ही मन लग गया था वहां जाने का, तो उसने एंजेलो के नकली साइन करके फॉर्म सबमिट कर दिया ताकि वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर जा पाए। तभी वहां पर कीफर आ जाता है, जो जेस्पर को देखकर कहता है क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रही हो, सब ठीक तो है। जेस्पर उसको ही देखी जा रही होती है, क्योंकि कीफर ने कान में इयररिंग्स पहने होते हैं जो कि जेस्पर को बड़े अच्छे भी लगते हैं। कीफर कहता है अरे जरा देखो तो कैसे शर्मा रही हो, सब ठीक तो है। ऐसे शर्माते हुए मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, कितनी सुंदर लगती हो शर्माते हुए। तो जेस्पर भी कह देती कि शर्माऊं और वो भी तुम्हें देखकर, ऐसा कभी हो नहीं सकता, तुम बहुत गुस्से वाले इंसान हो, तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं है जिसको देखकर मैं शर्मा जाऊं। और दोस्तों यहाँ पर उसके मुंह में जो आता कुत्ता कमीना उसको बोल देती है, जो भी मतलब उसके मन में गाली आती है। तब कीफर भी उसका मुंह बंद करके कहता है कि तुम्हारी जबान ना ऐसी गालियां देकर बहुत गंदी हो गई है, चलो मैं साफ कर देता हूँ जरा इसे। जेस्पर कहती है अच्छा तो तुम गाली नहीं देते, तुम्हारी भी तो जबान गंदी है। कीफर कहता है गंदी है तो फिर मेरी जबान साफ कर दो, हम दोनों एक दूसरे की जबान को साफ कर देते हैं, क्या कहते हैं। और वो ओंठों को घुमाकर जेस्पर को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि कैसे जबान साफ करनी है। जेस्पर कहते देखो तुम कहना क्या जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे जाने दो बस। कीफर भी कहते ठीक है, अब क्लियर तरीके से बता देता हूँ, आगे से तुमने मेरे सामने गाली दी तो किस करके ही तुम्हारी जबान साफ करूंगा, मंजूर। ये सुनकर जेस्पर फिर से शर्मा जाती है और शर्म से लाल होकर जाते हुए कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। अब दोस्तों सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं हैमिल्टन जाने के लिए, क्योंकि बस बाहर ही खड़ी है। एक स्टूडेंट आकर कहता है जल्दी से अपना यूनिफॉर्म ठीक कर लो, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन सेक्शन ई के लड़कों को टाई पहनना भी ढंग से नहीं आता, बताओ यार। तो जेस्पर उनकी टाई ठीक करने में लग जाती है। सभी लाइन लगा देते हैं कि मेरी भी टाई ठीक कर दो, मेरी भी ठीक कर दो। यूरी भी वहाँ पर खड़ा होता है जिसने टाई बिल्कुल सही बांधी होती है, लेकिन जेस्पर को सभी की टाई ठीक करता देखकर वो भी अपनी टाई बिगाड़ लेता है ताकि जेस्पर उसकी भी टाई ठीक कर दे। उसी समय वहाँ पर कीफर भी आ जाता है, उसने भी ठीक टाई पहनी थी, जो देखकर जेस्पर मन ही मन कहती है इस गधे को कहाँ से आ गया टाई बांधना। अब जेस्पर यूरी के पास आकर कहती है कि तुमने टाई ठीक से बांधी तो है, लेकिन हाँ इसको बराबर से कॉलर के ऊपर नहीं डाला है, लाओ मैं सही कर देती हूँ। और वो यूरी की टाई सही कर रही थी तो यूरी उसको सिर्फ देखे जा रहा होता है। ये सारी चीजें दूर खड़ा कीफर जब देखता है दोस्तों, तो वो जानबूझकर अपनी भी टाई खराब कर देता है और जेस्पर के पास आकर कहता है कि सबकी टाई ठीक कर रही हो तो मेरी कौन करेगा। ये देखकर जेस्पर कहती है अभी तो मैंने देखी थी, तुम्हारी टाई तो बिल्कुल ठीक थी, अच्छा मुझे परेशान करना चाहते हो ना। तो वो जैसे ही दोस्तों गाली देने वाली होती है ना अपने मुंह से, कीफर उसको याद दिलाता है कि रुको रुको, गाली दोगी तो क्या होगा पता है ना। इसलिए जेस्पर भी कुछ नहीं कहती और फिर से उसकी टाई बांध देती है, जहाँ कीफर भी उसको सिर्फ देखते ही रह जाता है दोस्तों। इसीलिए जेस्पर उसकी टाई कुछ ज्यादा ही टाइट कर देती है। अब सारे स्टूडेंट्स हैमिल्टन आ जाते हैं। वहाँ आते ही एंजेलो का जेस्पर को आता है मैसेज कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम क्यों गई वहाँ पर, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था जेस्पर। वहीं दोस्तों एरिस भी मौजूद होता है, वो भी गुस्सा करते हुए जेस्पर को इशारा करता है कि तुम बस घर आ जाओ, फिर बताते हैं तुम्हें हम। जेस्पर को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने यहाँ आकर जो सभी मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हैं, बड़ी अजीब बात है यार। तभी जेस्पर को उसके दोस्त वहाँ लगा हुआ एक पोस्टर दिखाते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर्स की फोटो होती है। उनमें से एक बंदे का नाम पूरा जेस्पर के सरनेम से मिल रहा है दोस्तों, मानो कि वो जेस्पर का कोई रिश्तेदार हो। सभी जेस्पर से कहते हैं क्या तुम इसको पहचानती हो। जेस्पर कहती है ढंग से याद तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है कि मैं इस इंसान से पहले मिल चुकी हूँ कहीं, लेकिन कहाँ ये पता नहीं। अब वहाँ पर फ्लिक्स आकर जेस्पर को एक खुश खबरी देता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब उसको खुश देखकर जेस्पर भी मन ही मन सोच रही होती है कि फ्लिक्स अपने भाई को लेकर कितना परेशान था, लेकिन देखो माता पिता के साथ कुछ लम्हे गुजारे तो एकदम फ्रेश हो गया। माता पिता का प्यार ही कुछ ऐसी चीज है जो हर गम को भुला देता है। शायद मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, चलो। तभी दोस्तों वहाँ पर कीफर आ जाता है जो फ्लिक्स को जेस्पर के बाजू से हटाकर खुद वहाँ पर बैठ जाता है ताकि दोनों साथ में टाइम बिता पाए। जेस्पर जाहिर तो नहीं करते, लेकिन कीफर का उसके साथ होना उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है।
अब हैमिल्टन यूनिवर्सिटी में समय बिताने के बाद जब सारे स्टूडेंट्स वापस अपने कॉलेज जा रहे होते हैं, तभी जेस्पर को सामने एक बंदा दिखाई देता है जो कि वही पोस्टर वाला बंदा है दोस्तों। और इस बार जब वो सामने से उस बंदे को देखती है तो उसे उसकी पुरानी चीजें याद आ जाती है कि मैंने उसे कहाँ देखा। वो तुरंत अपने मोबाइल में बचपन की फोटोज को देखती है, जो कि आखिरी फोटो थी उसके पास उसके पिता की। और जब वो फोटो वाले इंसान को सामने वाले बंदे से मैच करती है तो दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, यानी कि वो बंदा सच में जेस्पर का पिता है दोस्तों। और जेस्पर को यकीन ही नहीं होता। वो जल्दी से अपने पिता के पास आकर कहती है, पापा क्या सच में आप मेरे पिता हैं? ये सुनकर वो आदमी कहता है कि बिल्कुल जेस्पर, मैं तुम्हारा ही पिता हूँ। तुम कितनी बड़ी हो गई हो, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है जो मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देख नहीं सका। माफ कर देना बेटी, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ। मेरे पास मजबूरी थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन के बाद मिलने नहीं आ पाया। इतने सालों के बाद जेस्पर अपने पिता को देखकर दोस्तों उसे गले लगा लेती है। उसको यकीन ही नहीं होता कि मेरे पिता मुझसे इतने करीब थे और मैं हर जगह उनको ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर एरिस आकर जेस्पर को उसके पिता से अलग कर देता है और जेस्पर के पिता से कहता है कि ये क्या कर रहे हो आप? मना किया था ना आपको जेस्पर से मिलने के लिए। आपने एंजेलो के साथ डील की थी ना कि आप कभी जेस्पर से नहीं मिलेंगे, तो अब आप अपने डील को तोड़ क्यों रहे हो? ये सुनकर जेस्पर का पिता उदास मन से ही सही चला जाता है वहाँ से। जेस्पर को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सी डील, कैसी डील, आखिर बाप बेटी एक दूसरे से अलग करने की कैसी डील हो सकती है। तो वो एंजेलो के पास आकर कहती है कि मुझे मेरे पिता के बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। इसलिए मुझे बताओ कि वो डील क्या थी और क्यों लगाई गई वो डील। तो एंजेलो कहता है कि अगर अभी बताया तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, समय आने दो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर अपने पिता के बारे में कुछ जानना चाहती हो तो कल तुम्हारी माँ आ रही है, उनसे बात कर लेना। लेकिन जेस्पर रोते हुए चली जाती है वहाँ से और जाते हुए कहती है कि मुझे मेरी माँ से बात ही नहीं करनी, कभी मत लाना उनको मेरे सामने। अब क्या है दोस्तों कि जेस्पर अपने पिता को लेकर बहुत टेंशन में होती है, इसीलिए वो कीफर के घर आ जाती है और वहाँ पर आकर सोच रही होती है कि जब मैं भी परेशान होती हूँ तो मुझे कीफर ही क्यों याद आता है। और अभी तो कीफर भी यही कहता है कि अरे आज सूरज किसी दूसरी जगह से निकला क्या, मेरे घर पर बिना बुलाए आ गई, सब ठीक तो है? तो जेस्पर कहती है हाँ सब ठीक है, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिल लेती हूँ। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, वो साथ नहीं रहते? तो कीफर कहता है माँ का देहांत हो चुका है, पिता ने दूसरी शादी कर ली और घर से भी भाग गए, इसीलिए मैं अकेला रहता हूँ इस बड़े से घर के अंदर अपने भाइयों के साथ। वैसे अब तुम आ गई हो तो चलो कुछ गेम खेल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। चलो हाँ, ट्रूथ एंड डेयर कैसा रहेगा वो खेलते हैं। जेस्पर कहती है आइडिया तो बढ़िया है। इसके बाद वो दोनों मार कर लेकर बैठ जाते हैं कि जो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा उसके चेहरे पर मार्कर से डिजाइन बना दिया जाएगा। तो सबसे पहले कीफर जेस्पर से कहता है अपनी माँ के बारे में बताओ, वो क्या करती है? जेस्पर कहती मुझे नहीं पता क्या करती है, कहाँ रहती है, जब उन्हें मेरी परवाह नहीं है तो मैं उनके बारे में जानकर क्या करूंगी। इसके बाद जेस्पर कीफर को एक डेयर देती है कि जाओ और एरिस को गले लगाओ। अब कीफर तो एरिस को गले लगाने से रहा तो वो ये राउंड हार जाता है, इसीलिए जेस्पर मार्कर से उसके मूछे बना देती है। इसके बाद वो अगला सवाल करती है कि तुम्हारी ईयर रिंग्स का राज क्या है, क्यों पहनते हो इसको? कीफर कहता है ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जब पर्सी के साथ एक्सीडेंट हुआ था ना तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, उस टाइम मेरे पास सहारा देने को कोई नहीं था, तो मैंने ये ईयर रिंग पहन लिए, जिसे पहनने के बाद लगता है कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है। तो जेस्पर उससे कहती है फिर एक ईयरिंग कहाँ चली गई? तुम्हारे तो एक ही कान में ईयरिंग है, दूसरी कहाँ है? तो कीफर कहता है कि वो मैंने एक गलत इंसान को दे दिया था। जेस्पर सोचने लग जाती है कि पक्का ये एला की बात कर रहा होगा, इसकी पहले वाली गर्लफ्रेंड, उसके अलावा ये थोड़ी ना किसी और को कुछ देने वाला। अब अगला सवाल कीफर जेस्पर से कहता है कि साइरस के बारे में तुम कुछ बताओगे क्या? वो कैसा इंसान है? क्या अभी भी उसके लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है? और क्या वो तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड था या उससे पहले भी कोई और तुम्हारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं? जेस्पर कहती है मुझे शुरुआत में तो नहीं लगा था कि साइरस इतना गुस्से वाला इंसान होगा, उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, इसी वजह से तो मैंने उसकी धुलाई कर दी थी। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जिनको गुस्सा आ जाए। उसी के साथ साथ साइरस से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड तो था, लेकिन वो गे निकला, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब जेस्पर की बारी थी दोस्तों, तो वो कीफर से कहती है कि तुम्हारी सबसे पहली गर्लफ्रेंड कौन सी थी जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में आए थे? कीफर बताता है वो लड़की थी फ्रेया, सबसे पहले मैंने उसको ही प्रपोज किया था। अब जेस्पर को यकीन नहीं होता कि अभी प्रेजेंट टाइम में तो कीफर फ्रेया से कितनी नफरत करता है, बताओ तो ये रिलेशनशिप में कैसे आ गया? जिस पर कीफर कहता है कि देखो पहले फ्रेया बहुत ही अच्छी लड़की थी लेकिन अब बेकार हो गई है। इसके बाद कीफर जेस्पर से सबसे हार्ड सवाल पूछता है कि क्या तुम यूरी को पसंद करती हो, उसके लिए फीलिंग्स हैं तुम्हारे अंदर? जेस्पर अब सोच में पड़ जाती है कि क्या जवाब दे। वो सिर्फ इतना कहती है यूरी इंसान तो बहुत अच्छा है लेकिन प्यार वाली फीलिंग्स उसको लेकर मेरे अंदर है या नहीं ये मुझे खुद भी नहीं पता। कीफर कहता है अच्छा
अब मेरे बारे में बताओ कि तुम मेरे बारे में सोचकर मतलब तुम्हें कौन सी फीलिंग्स आती है। तो जैस्पर कहती है तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, कमीने हो बहुत बड़े। और दोस्तों वो अनजाने में उसको गालियां भी दे देती है। कीफर कहता है याद है ना मैंने कहा था गाली दोगी तो जबान साफ कर दूंगा तुम्हारी। तो चलो अब सफाई करने की बारी, तैयार रहो। इतना कहकर वो जैस्पर को किस कर देता है। वो उसको रोकती भी नहीं, शायद उसने जानबूझ के गाली दी ताकि ये वो कर बैठे जो वो चाह रही थी। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स घूमने के लिए मॉल जा रहे होते हैं। जैस्पर यही सोच रही होती है कि कल जो कीफर और मेरे साथ हुआ वो चीज मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रही। लेकिन चलो अच्छा है हम सब मॉल तो जा रहे हैं, वहाँ इन चीजों को दिमाग से निकालने में आसानी हो जाएगी। लेकिन तभी उसको उसके ही सेक्शन के एक स्टूडेंट की कीफर के भाई कैगन से लड़ाई होते हुए दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। जैस्पर सभी को उनकी लड़ाई रोकने को कहती है, लेकिन कीफर तो लड़ाई रोकने को तैयार ही नहीं होता। वो उल्टा अपने भाई के सपोर्ट में होता है, जबकि गलती केगन की ही थी, मतलब कीफर के भाई की। ये देखकर जैस्पर को काफी गुस्सा आ जाता है कि हम सब अपने आप में दोस्त हैं और दोस्तों के बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तब वहाँ पर यूरी आकर दोस्तों उनकी लड़ाई रुकाने की कोशिश करता है, और तब कीफर उल्टा उसको मारते हुए कहता है कि तू साइड हो जा वरना अच्छा नहीं होगा यूरी। ये देखकर जैस्पर यूरी को संभालती है और चिल्लाते हुए सभी को शांत करवा देती है। वो कहती है ये दोनों भाई किसी काम के नहीं है, सिर्फ झगड़ा करना आता है इनको। कीफर कहता है कि सारी गलती मेरे भाई की नहीं है, उससे भी तो पूछो कि झगड़ा क्यों हुआ। लेकिन जैस्पर कहती है गलती किसकी भी हो, तुम्हारा काम था लड़ाई रुकवाना, ना कि लड़ाई को बढ़ाना। इतना कहकर वो गुस्से में दोस्तों आज यूरी के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब सारे स्टूडेंट्स ढाबे पर जाकर खाना वगैरह खाने लगते हैं। तो यूरी जैस्पर से कहता है टेंशन मत लो, ये सब मामूली सी बात है। केगन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इसलिए उसने झगड़ा किया, और कोई भी अपने भाई को बचाने तो आएगा ही ना, इसलिए कीफर ने भी अपने भाई को बचाया। ये सुनकर जैस्पर कहती है बात तो सही है, कितना अच्छा लगता है ना कि कोई तो ऐसा इंसान है तुम्हारे पास जो तुम्हें जरूरत पड़ने पर प्रोटेक्ट करे, जैसे केगन के पास उसका भाई कीफर। मेरे लिए तुम भी वैसे इंसान हो यूरी, जरूरत पड़ने पर तुम मेरी मदद के लिए पहुंच जाते हो। एक बात कहूं यूरी, तुम बहुत भोले और सीधे साधे इंसान हो, इतना भी सीधा मत बना करो वरना दुनिया तुम्हारा फायदा उठाने की हमेशा कोशिश करेगी। यूरी भी कहता है कि अरे मुझे उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं अपनों के लिए हमेशा वैसा ही रहूंगा जैसा कि मैं अभी हूँ और पहले भी था। तभी वहाँ पर कीफर भी पहुंच जाता है। वो अच्छा सा खाना जैस्पर के लिए ऑर्डर करके उससे कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, माफ कर दो यार, मानता हूँ गलती मेरी थी, मुझे झगड़ा रुकवाना चाहिए था। तो जैस्पर भी कहती है पहले सॉरी बोलो फिर माफ करूंगी। कीफर कहता है नहीं 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 ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सॉरी बोलना मुझे आता ही नहीं। वैसे तुम नाराज हो ना, और नाराज रहकर तो ये खाना खाओगी नहीं, तो ठंडा होने से अच्छा है मैं ही इसको खा लेता हूँ। ये सुनकर जैस्पर उससे खाना लेकर कहती है तुमसे नाराज हूँ, खाने से नहीं, समझे। इतना कहकर वो तुरंत सारा खाना खा लेती है। अब रात को दोस्तों जब जैस्पर घर आती है तो उसको एंजेलो, एरिस और उसकी माँ तीनों परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से सभी को बड़ी टेंशन है। वो सभी जैस्पर से कहते हैं कि हम जरा अकेले में कुछ बातें कर रहे हैं, तब तक तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। जैस्पर के जाते एंजेलो कहता है लगता है अब वही करना पड़ेगा जो हम करना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों ये किस बारे में बात कर रहे थे शायद हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन यूरी जैस्पर को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहां वो तैयार होकर आया था बिल्कुल, और यही दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग वाला सीन था जहां वो किसी को प्रपोज करने की तैयारी में था, यानी कि आज यूरी जैस्पर को ही प्रपोज करने वाला है। जैस्पर उससे कहती क्या हो गया यूरी, बड़े शर्मा रहे हो, क्या बात है, मुझे भी तो बताओ कुछ हो गया है क्या। लेकिन वो कह पाता कीफर वहां पर आ जाता है जो तुरंत जैस्पर से कहता है कि अरे सुनो मैंने हैमिल्टन यूनिवर्सिटी में जाने का जुगाड़ कर लिया है, तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे पिता से बात करेंगे। जैस्पर ये सुनकर उसके साथ जाने लगती है तो यूरी उसको रोकने की कोशिश करता भी है, लेकिन वो उससे कहती है यूरी मेरा इंतजार करना, वापस जरूर आऊंगी, वो एक्चुअली मेरे पिता से रिलेटेड बात है तो मुझे वहां जाना ही होगा। इसीलिए यूरी वहीं पर इंतजार करने लगता है। इसके बाद कीफर और जैस्पर जब हैमिल्टन यूनिवर्सिटी आते हैं तो वहाँ जैस्पर के पिता नहीं होते दोस्तों, एक महिला होती है। वो बताती है कि वो तो फ्लाइट पकड़कर कहीं चले गए, शायद उनको कुछ काम होगा, बताकर तो नहीं गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर जैस्पर वहीं पर रोने लगती है कि अब तो मेरे पिता से बात नहीं हो पाएगी। पक्का एरिस के गुस्से को देखने की वजह से उन्हें बुरा लग गया होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चले गए, आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन दोस्तों कीफर उसको इशारा देते हुए कहता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से जरूर मिलवाऊंगा। कुछ घंटे गुजर जाने के बाद जब जैस्पर रेस्टोरेंट में आती है तो यूरी अभी भी उसके इंतजार में वहाँ पर होता है। जैस्पर कहती माफ करना मुझे आने में देरी हो गई। यूरी कहता है कोई बात नहीं, आओ बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो जैस्पर के सामने दोस्तों अंगूठी रख कर कहता है पता है बहुत दिनों से खुद को रोका हुआ है लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, मैं चुप नहीं बैठ सकता, मेरे अंदर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, इसीलिए आज अंगूठी देखकर मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जैस्पर शॉक में चली जाती है सुनकर, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूरी सीधे उसको प्रपोज कर देगा। वो कहना तो बहुत कुछ चाह रही होती है लेकिन उसकी जबान नहीं चलती, दोनों बस एक दूसरे को